बहुत सारे लोगों को तो पर्सनल डेवलपमेंट या पर्सनल स्किल्स लाइफस्टाइल का ही आइडिया नहीं होता कि वो उसके ऊपर वो काम करे। मैं मैक्सिमम 5 साल बता रहा हूँ, उसके बाद आधे से ज़्यादा स्कूल बंद हो गए होंगे, एआई ले लेगी उसकी जगह। मुझे इस पर बहुत अच्छी एक मिसाल किसी ने दी, हम फैमिली बनाने में तो अच्छे हैं, मतलब हमारी फैमिली तो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन हम बिजनेस बनाने में फैमिली नहीं बना सकते। आप कंट्री की बात कर रहे हैं, हर 1 किलोमीटर के बाद ना दुनिया बदलती है अल्लाह की। तो एक तो ये बात है कि वो सफ़र का लेवल बदल कोई इंटरनेट कोई कंप्यूटर नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप स्कूल ऑनलाइन लेके जाते हैं तो बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। हाँ, इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी पर वो सोशल सर्किल उसका नहीं बिल्ड हुआ। अगर आप ज़मीन को बिस्तर और पत्थर को तकिया बना सकते हैं ना, तो आप पूरी दुनिया देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पर्सनल डेवलपमेंट विद एआई है। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। आज के जो हमारे बड़े प्यारे गेस्ट राहिद अफजल हैं, जिन्होंने यूएसए से स्टडी की है साइकोलॉजिकल में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जो अलबामा में है। इनकी अपनी 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाइल्ड सेंटर्ड मॉन्टेसरी ट्रेनिंग, इसके अलावा ई लर्निंग और अर्निंग के साथ हैं। इसके अलावा 1-2 इंस्टीट्यूट और भी चला रहे हैं। आज जो स्पेशली मैं इनसे डिस्कस करूंगा एआई और इनकी ट्रैवलिंग पे भी मैं थोड़ा बहुत इनकी लाइफ के बारे में भी डिस्कस करूंगा, जो ट्रैवलिंग के से रिलेटेड है। एक और बात, मेरे 3.5 लाख से ज़्यादा व्यू है लेकिन इतने सब्सक्राइबर नहीं। अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिएगा। राहिद भाई, थैंक यू सो मच आज का आप यहाँ आने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, सबसे पहले तो सवाल ये कि आप शुरू से मैं जानना चाहता हूँ आपकी थ्रू आउट द जर्नी कि आपके माशाल्लाह से काफ़ी एक्सपीरियंस है। हम एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि आपने कहा सेल्फ डेवलपमेंट पे भी हम बात कर सकते हैं, एआई पे भी बात कर सकते हैं और जो आजकल के मसाइल हैं उस पर भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन माशाल्लाह से है, तो आपको एक आपकी जर्नी से मुझे बताएं कि आपने सारा इल्म कैसे हासिल किया। असल में मैं जब 17 साल का था तो मैं अमेरिका गया था पढ़ने के लिए। तो मेरे फादर इंजीनियर थे, उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग पढ़ने भेजा था। तो वो मैंने कुछ अर्सा पढ़ी थी, मुझे अच्छा नहीं लगा था, 2 साल पढ़ी थी। तो फिर मैंने अपनी फील्ड चेंज कर ली। तो आप ये देखिए कि मैंने 2 साल इंजीनियरिंग भी पढ़ी हुई है ना, तो एक तो वो बेस हो गई। तो वहाँ से फिर मैंने शुरू कर दिया बिज़नेस MBA करना, BBA करना। तो 2 साल मैंने वो पढ़ा, फिर मेरा उसमें भी खैर इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। लेकिन BBA जब मैं कर रहा था तो मैं MBA के लोगों को पढ़ा भी रहा था, तो वहाँ से मुझे बिज़नेस का पता चल गया। फिर मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ, उस वक्त ये नई जेनेटिक्स की फील्ड आई थी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, DNA ये वगैरह सारा। तो मैं वो सीखने के लिए एक दूसरी यूनिवर्सिटी में चला गया। तो मैंने कोई 1 साल वो पढ़ा। तो अब देखिए वो भी फिर इंटरेस्ट मेरा ऐड हो गया। फिर मैंने कुछ अरसा बिज़नेस किया अमेरिका में ही। तो वो अमेरिका का एक सेंस बिल्ड हो गया कि बिज़नेस कैसे करते हैं, तो वो भी एक एक्सपीरियंस ऐड हो गया। उसके बाद मुझे शौक़ हुआ कि मैं पूरा अमेरिका घूमूं और यूनिवर्सिटियां देखूं और लोगों से मिलूं। तो फिर अगले 2 साल तक मैं बाय रोड पूरा अमेरिका घूमता रहा। राइट। तो मैंने अमेरिका का हर बड़ा शहर देखा, नंबर 1। हर बड़े शहर की यूनिवर्सिटी देखी, उसकी लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड किया, और फिर हर बड़े शहर का जो इस्लामिक सेंटर वहाँ बोलते हैं मस्जिद, वहाँ गया, वहाँ लोगों से मिला जो स्कॉलर्स थे, उनसे सीखा। तो ये सारे एक्सपीरियंस जमा होते रहे। फिर उसके बाद मैं वापस एक जगह बैठा और फिर मैंने एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ी, और उसमें फिर एक किताब भी लिखी कि इस्लाम में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से क्या चीज़ें हैं, और उसको अलमीज़ान उस किताब का नाम है, वो हमारी वेबसाइट पे भी है। तो वो फिर लिखी। तो ये जो 11 साल का मेरा सिर्फ अमेरिका का सफ़र है, तो उसमें मैं स्कॉलर से मिला, जगह देखी, लोगों से मिला, बहुत सारी डिबेट्स में हिस्सा लिया, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, सेमिनार्स अटेंड किए, कोई 10,000 से ज़्यादा किताबें पढ़ी, और ऐसे मेंटोर से मिला जिन्होंने मेरी सेल्फ ग्रूमिंग की, सेल्फ डेवलपमेंट की। तो वो 11 साल में वहाँ स्पेंड करने के बाद फिर पाकिस्तान आ गया। फिर मैं पाकिस्तान में बहुत से इदारों के साथ मुंसलिक रहा, और उस दौरान में मुझे पाकिस्तान घूमने का बहुत इत्तेफाक हुआ। अच्छा, जिस वक्त आप पाकिस्तान में, सो क्या एज होगी आपकी? मेरी 17 साल का गया था, 11 साल पर 28 का। 28 के बाद आ गए। तो 28 से फिर मैंने फिर पाकिस्तान घूमना शुरू किया। तकरीबन सारे ही इलाके देखे, रहा वहाँ पे। ऐसे नहीं देखे कि भाई एक होटल से दूसरे होटल, बल्कि मैं ट्रैकर हूँ, ट्रैकिंग की, बहुत दूर अफ्तादा इलाकों में गया,
छोटे छोटे गाँव में रहा, ज़मीन पे सोया। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफ़ा हमें रहने को जगह नहीं मिली थी, तो मैं नॉर्थर्न एरियाज़ में ये कराकोरम हाईवे के साथ मैं 2 रातें दरियाए सिंध के बिल्कुल कोने पे सोया हूँ, और वहीं से जो सूखी रोटी मिली है वही खाया है। चित्राल के उन इलाकों में गया हूँ जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो रही थी और रास्ते बंद थे, वहाँ गया हूँ। और जो बिल्कुल पाकिस्तान की हाईएस्ट लेक है पाकिस्तान की, जी जी, और लिविंग लेक, और जहाँ पे बिल्कुल ग्लेशियर का पानी आता है, तो उसके अंदर डुबकियाँ लगाई हैं। तो फिर इस तरह के एक्सपीरियंसेस बिल्ड होते गए, और ज़ाहिर है इतना इंसान सफ़र करेगा तो उसे बड़े काम के लोग मिलेंगे, बड़े जो इंडिजिनस विजडम होती है, जो बाबे होते हैं, फिर वो बाबे भी मिलते हैं, चाहे वो सिंध में हो, चाहे वो चित्राल में हो, गिलगित में हो, इमित में हो, स्कर्दू में हो, फिर वो आपको बाबे मिलते हैं, फिर वो आपको लोकल नॉलेज देते हैं। तो और पैदाइश मेरी सऊदीया की है, तो आप ये समझिए कि मेरी फर्स्ट लैंग्वेज उस वक्त अरबी थी। इसी वजह से आपका नाम जो है वो रायद है, वो जो प्रोनाउंसिएशन में मैं रियायत पढ़ते क्योंकि हम उर्दू में पढ़ रहे होते हैं। जी जी, रायद, रे अलिफ हमजा और दाल, रायद, ठीक है। तो आप देखिए कि मेरे पास 3 मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स का नॉलेज आ गया ना। एक तो अरब नॉलेज मेरे पास आ गया क्योंकि मैं अरब में पलत बढ़त हुई है, ठीक है। फिर मेरे पास पूरा अमेरिका का, और अमेरिका में जो पूरी दुनिया के लोग रह रहे हैं उनका नॉलेज आ गया। फिर मैंने पाकिस्तान फिर 15 साल घूमा, तो फिर पाकिस्तान का नॉलेज आ गया, तो ये सारा जमा हो गया। तो घूमने का शौक था आपको या इन्फॉर्मेशन की वजह से करते थे? नहीं, मुझे बेसिक, आपकी बात सही है, मुझे इन्फॉर्मेशन का शौक है, लेकिन मुझे ये पता है कि इन्फॉर्मेशन के ना 3 सोर्सेस हैं। एक तो पढ़े लिखे लोग, एक अच्छी किताब, और तीसरा सफ़र। कि मेरा इसके बाद सवाल था, आपने वो कवर कर लिया जी, तो ठीक है। तो आप किसी एक सोर्स से अगर इंफॉर्मेशन लेंगे ना तो वो लॉपसाइडेड होगी, यानी उसका बैलेंस ठीक नहीं होगा। यानी आप किसी एक मुरब्बी, पाकिस्तान में मैं अक्सर देखता हूँ, आपको पाकिस्तान में किसी एक टीचर के साथ या आलिम के साथ जुनून हो जाता है पाकिस्तान को, वो बस उसके पीछे लग जाते हैं, वो सारी ज़िंदगी उसमें रहते हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं किसी भी एक स्कॉलर के साथ रहूँगा, जब मुझे लगेगा कि मैंने इनके साथ पूरा नॉलेज निचोड़ लिया है, तो फिर मैं आगे निकल पड़ूंगा। लोग कहते हैं यार आप तो सेल्फिश आदमी हो, लेकिन पता नहीं, ये मेरी तबीयत है। जब मैं किसी एक फील्ड में किताबें बहुत सारी पढ़ लूँगा, फिर मैं उसको छोड़ दूँगा, ठीक है। और जब मैं किसी एक इलाके में बहुत सा सफ़र कर लूँगा तो फिर मैं किसी और तरफ जाऊँगा। लेकिन मुझे पता है कि नॉलेज इन तीन सोर्सेज से, जब मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र कर लिया है तो मैं किताबें पढ़ने बैठ जाता हूँ। जब मुझे लगता है मैंने बहुत किताबों में घुस गया हूँ तो मैं कोई मेंटर ढूंढता हूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। तो व्हाट डू यू थिंक, अगर मैं इसमें पॉडकास्ट ऐड करूँ, मुझे आज के दौर में लगता है कि जब बहुत सारी, पहले ये ऑप्शन ही हमारे पास अवेलेबल नहीं था कि हम किसी सीनियर के साथ बैठे और एक 2 वे कम्युनिकेशन करें एंड देन आप उसको पब्लिकली डालते, तो व्हाट डू यू थिंक कि इन्फॉर्मेशन का सोर्स पॉडकास्ट भी हो सकता है आज के? 4th ऐड कर सकते हैं आप उसको? ये 4th है, बिल्कुल। देखिए, अगर आप फिजिकली किसी के साथ नहीं बैठ सकते, वेरी फ्रैंकली आपने जो बात की है, अब मैं बहुत से ऐसे लोग मुझे कहते हैं आप यूएस वापस क्यों नहीं आते? आप इतना अरसा वहाँ रहे हैं, इतने वेल एस्टेब्लिश थे आप, आपके इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, लोग आपको जानते हैं, मानते, तो क्यों नहीं? तो मैं कहता हूँ यार, वहाँ जिनसे मैंने मिलने, जो मैंने किताब वहाँ पढ़ने आनी थी वो ऑनलाइन मौजूद है। जिस फ़र्ज से वहाँ मैंने मिलने आना था वो पॉडकास्ट पे, तो मैं वहाँ क्या करने आऊँ? ज़मीन में देख चुका हूँ। कोई नया पहाड़ी सिलसिला तो पिछले 20 साल में वहाँ पैदा नहीं हुआ कि जो मैं देखने जाऊँ। तो ट्रेन वही है, ट्रेन में देख चुका हूँ। जितने बड़े स्कॉलर्स थे उनके पॉडकास्ट आ गए हैं, किताबें ऑनलाइन पढ़ी हैं, तो मैं क्यों आऊँ? तो व्हाट डू यू थिंक, अगर मैं आपको समराइज़ करूं, जो मैं समझा कि अगर कोई ट्रैवलिंग से इन्फॉर्मेशन लेने जाने की आज सोच रहा है तो उसको ज़रूरत नहीं है, वो ऑनलाइन मौजूद है, और किसी मेंटोर से मिलने जा रहा है तो वो ऑनलाइन अवेलेबल है, तो उसको उतना ट्रैवल करके अब जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को फास्ट करे। हाँ, ये इसमें थोड़ा सा आप एक चीज़ ऐड चेंज करें कि जो सफ़र है ना, हाँ, जब आप सफ़र करते हैं सीखने के लिए, तो वो जो आसपास की एनवायरनमेंट होती है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखाती है। राइट, ठीक है ना? तो एक तो ये बात है कि वो सफ़र का नेवल बदल कोई इंटरनेट, कोई कंप्यूटर नहीं हो सकता आज के दौर में भी, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आपका विजडम नहीं आया। कहाँ वो आपने देखी नहीं चीज़ें, और वो अगर देखी भी तो कंप्यूटर पे देखी लेंगे, रियलिस्टिक का एग्जैक्टली 2D में 3D में किसी चीज़ को टच करने में जिसमें आपके 5 सेंसेस यूज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क है ना। आप उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते ना। तो बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं और वो कहते हैं जी हमने अमेरिका की फ़लाँ जगह की वीडियो देखी है। तो लोग मुझसे पूछते हैं यार आपने फ़लाँ जगह देखी है? तो मैं कहता हूँ हाँ देखी है। यार वहाँ की ख़ास बात बताएं।
तो अभी मैं सोच ही रहा होता हूँ कि बराबर से कोई बोलता है यार मैंने बड़ी वीडियो देखी है, मैं आपको बता देता हूँ, तो वो बोलते चले जाते हैं। हमें शौक है ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पे बहुत बोलने का, पाकिस्तान में कल्चर है ना, तो वो आपस में बोलते रहते हैं, तो मैं बस चुप सुनता रहता हूँ। तो वो इतना बोल के सब लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि फिर मैं उनको बताते नहीं कि यार जब आप फिजिकली जाओगे ना तो उसके तय खाने में से जब आप नीचे स्टेयर्स में जाओगे ना तो राइट साइड पे मुड़ोगे ना तो वहाँ पे एक बाबा बैठा है, तो वो उससे पूछना, वो आपको राइट साइड पे भेजेगा, वहाँ एक तस्वीर लगी हुई है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के नीचे जो है ना असल चीज़ वो है। सही है। तो वो नहीं फिर बात होती, वो सफ़र से ही आ सकती, और सफ़र भी वो वाला जिसमें आप बहुत इंक्विजिट हों, जिसमें आप बहुत दिलचस्पी के साथ खोज लगा रहे हों। अभी जैसे मैं काफ़ी दिन नॉर्थन एरियाज़ में गुजार के भी आया हूँ वापस, तो मैं वहाँ लोगों को देखता हूँ, लोग बहुत से ये सुन के देख के कहेंगे यार हम भी तो सफ़र करते हैं, लेकिन वो सफ़र नहीं कि इस्लामाबाद से गाड़ी में बैठे, किराए पे गाड़ी ली तो स्कर्दू रुके, स्कर्दू से उठे तो फेरी मेडोज चले गए, वहाँ 2 मिनट बैठ के चाय पी, ये वाला सफ़र की मैं बात कर ही नहीं रहा। मैं इस बात कर रहा हूँ कि जब आप पैदल चल पड़ते हैं, पैदल चल के वहाँ की इन्वायरमेंट को समझ के, कल्चर को समझते हैं और आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और कहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ। एग्जैक्टली। अच्छा, इसी में हम बात करें, बुक तो अभी भी वैसे ही है, एक फिजिकल बुक पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है या हमें उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है डिजिटल में? इस पर भी कोई का यार मुझे तो फिजिकल में मज़ा आता है। फिजिकल में जैसे मैं भी आपकी ये किताब पढ़ रहा था, ये ऑनलाइन है, मैंने कई दफ़ा ये किताब ऑनलाइन देखी, लेकिन अभी जब मैं इसको फिजिकली पढ़ रहा था ना तो मैंने कहा यार मैंने किताब छोड़ क्यों दी, ये बड़े मज़े की किताब है ये वाली। तो डिजिटल शायद देखिए एक मसला ये है कि हम डिजिटल नेटिव्स नहीं है ना। मैं जब छोटा था तो उस वक्त डिवाइसेस नहीं ईजाद हुई थी, तो मैं डिजिटल माइग्रेंट हूँ, मैं तो डिजिटल को एडॉप्ट किया है। हो सकता है आज के बच्चे के लिए ये डिवाइस वैसे ही हो जैसे किताब हो, लेकिन मेरे लिए किताब की वैल्यू एक अपना उसका चस्का है, उसकी स्मेल है, उसकी हो नहीं। अभी मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर कि किताब हाथ में ना हो तो आपको आइडिया नहीं होता, और मे भी क्या बहुत फास्ट और आराम से जल्दी पढ़ सकते हैं इस कम्पेयर टू ऑनलाइन पढ़ेंगे। हाथ में है, आपने स्किम मारा, उसको फटाफट कर लिया। तो ये तो मोबाइल्स पे मैं ब्लॉग्स बहुत पढ़ता हूँ ना, और मैं मेरा ख्याल है घंटों घंटों रोज़ ना ब्लॉग्स पढ़ता हूँ, लेकिन ब्लॉग से हट के अगर किताब पढ़नी हो ना तो वो फिर मैं फिजिकली ही पढ़ता हूँ। एंड पॉडकास्ट पे फिर आपका क्या है? आपके साथ बड़ा मज़ा आ रहा है बात करने का, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाह रहा हूँ, ताकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद वो आप ही उसके जवाब दे सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने इतना सारा सफ़र किया, आपने कहा था कि फिजिकली और एक ऑनलाइन में फ़र्क है, फिर आपने कहा मेंटोर है, जाके सीखने में फ़र्क है, फिर हमने बुक पे बात की, फिर सफ़र पे बात की, अभी पॉडकास्ट पे बात करते हैं। ऑनलाइन में आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन में है ज़्यादा, अगर हम किसी मेंटोर से बातचीत करते हैं कि ऑनलाइन में ज़्यादा हम उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या कंपेयर टू फिजिकली ज़्यादा ले सकते हैं? आपका सवाल बहुत अहम है। बात ये है कि आप पूरी दुनिया के स्कॉलर्स के पास नहीं जा सकते। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट फॉर मैनी रीजन्स। नंबर 1, मेरे माँ बाप ने जिन्होंने मुझे पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा था, और मैं अपने घर का सबसे बड़ा था, ठीक है जी, ठीक है। तो जब मेरे दिमाग में ये खन्नास सवार हो गया, क्योंकि उस वक्त तो पॉडकास्ट नहीं थे, कि मैंने पूरा अमेरिका घूमना है और स्कॉलर्स से और साइकोलॉजिस्ट से और इन्वेंटर से और पॉलिटिशियन से मिलना है, तो मेरे बाप ने क्या कहा, उसने कहा जी मैं रिटायर हो गया हूँ, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, तुमने ये एक्सप्लोरेशन करनी है ना तो जाओ कर लो, मैं दोबारा नौकरी ढूंढ लेता हूँ और मैं फैमिली को सपोर्ट करूँगा। ये अपॉर्चुनिटी और लिबर्टी लोगों के पास नहीं होती ना। तो ये मेरा क्वेश्चन था, इसके बाद आप पहले उसका जवाब देना मेरे साथ, क्योंकि मैं ये पूछना चाहता था कि फंड भी तो चाहिए जी। तो मैंने क्या करता था, मैं कुछ दिन जॉब करता था, और मैं जॉब करके पैसे जमा करके तो हिच हाइकिंग करता था। नंबर 1, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं होते थे कि मैं सपोर्ट करूँ ना, ऐसे बसों पे जाऊँ, तो मैं हिच हाइकिंग करता था। नंबर 1। नंबर 2, मैं क्या करता था, ये ट्रिक्स आपको करनी पड़ती हैं अगर आपको सफ़र का शौक है ना। जिसने भी दुनिया में सफ़र किए ना, उसने ट्रिक्स यूज़ किए सफ़र करने के लिए। सब नौजवान ये बात जहन में रखें, ठीक है। अगर आप लगे बंदे तरीके से समझते हैं ना कि दुनिया देखेंगे, आप नहीं देख, यानी कि पहले मेरे जो दिमाग में होता है या हमारे सबके दिमाग में होता है, पैसे जमा करेंगे इस कंट्री जाएंगे, पैसे जमा करेंगे फिर इस कंट्री जाएंगे। देखिए, एक तो मैंने सबसे अहम काम ये किया, 2-3 मैं आपको ट्रिक्स देता हूँ जो मैंने जैसे सफ़र किए हैं इतने। यानी आप देखिए, कॉन्टिनेंटल अमेरिका इतना बड़ा है, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक, कि पाकिस्तान मेरे ख्याल है 7-8 आते होंगे उसमें,
और ये पूरा अमेरिका मैंने 2 दफ़ा देखा है। तो वो क्या ट्रिक इस्तेमाल किया आपने? ट्रिक्स ये है कि एक तो हिच हाइकिंग की, ठीक है, और दूसरा ये बड़ा की बात मैं बोलने लगा हूँ, अगर आप ज़मीन को बिस्तर और पत्थर को तकिया बना सकते हैं ना, तो आप पूरी दुनिया देख सकते हैं। ठीक है। ये मैं देखिए आराम से अभी भी थोड़ा अपने 2 जूते ऐसे मिलाता हूँ और तकिया वो मेरा बन जाता है। और अगर मैंने पूरा दिन सफ़र किया है ना, तो अब भी इस एज में भी, जब मैं होटल भी अफोर्ड कर लूँ, लेकिन जो मुझे ऐसे 2 पुरानी आदत पड़ी है ना, 30 साल पुरानी, तो जो दो जूते ऐसे मिला के जब मैं उसके ऊपर सर रखता हूँ तो यूं मैं सो जाता हूँ, सुबह उठता हूँ। ठीक है, तो ये पहली ट्रिक तो ये है। सही। यानी कि अभी कह रहे हैं कि होटल के ऊपर जो, अगर मैं समराइज़ करूँ, उतना एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप निकलें कि आपको 5 स्टार होटल चाहिए या कुछ चाहिए। ये पहली बात। ठीक है। दूसरी, मैंने जैसे अमेरिका देखा, मैंने अपना नाम एज ए ड्राइवर रजिस्टर कर दिया कि भाई बाहर से जो लोग आएँ, ठीक है, अगर वो यहाँ गाड़ी रेंट करते हैं, अगर उनको एक ड्राइवर चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। तो मुझे कॉल आ जाती थी। मैंने मुख्तलिफ मस्जिदों में अपना नंबर रजिस्टर करा दिया, बट ड्राइवरेबल। अब उस ज़माने में अब भी आते होंगे, सऊदीया से, इधर गल्फ से बड़े रिच लोग आते थे, वो ड्राइवर ढूंढते थे, ठीक है, उनके पास पैसे होते थे, और वो गोरा नहीं चाहते थे कोई ना, काला नहीं चाहते थे, वो चाहते थे क्योंकि मुसलमान लड़का हो कि जो कल्चरली अलाइन हो, कोई नमाज के लिए रुकना पड़े तो वो कहे ना यार ये क्या तुम कर रहे हो, क्यों रुक रहे हो, क्यों रुक। तो उस तरह मैंने बड़े सफ़र किए हैं। तो वो मुझे हायर कर लेते थे, सही। मेरे खाने के पैसे देते थे और मैं उनके साथ सफ़र करता था। और जैसे ही उनको ढील ये होती थी कि मैंने वैन में सोना है, लेकिन 20 किलोमीटर के बाद जब वो मेरा पीछे बैठ के, फैमिली होती थी, पूरी बड़ी वैन होती थी, वो मेरा इंटरव्यू लेते थे, भाई क्या करते हो, मैं उनको कहता जी मैं स्टूडेंट हूँ। है तुम ड्राइवर नहीं हो? मैं कहा नहीं सर मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रहे हो? एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़। तो फिर ये क्यों कर रहे हो? दुनिया देखने का शौक है, लर्न करना है, कुरान में लिखा हुआ है कि फसीरु फिल अर्ज़, कि ज़मीन में घूमो और देखो, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। उनको फिर सिंपैथी बिल्ड हो जाती थी। मैंने देखा उस एक एग्जीक्यूटिव थे बहुत बड़े, सऊदीया से आए, फर्टिलाइज़र कंपनी के चेयरमैन थे वो, उन्होंने उसी वक्त फ़ोन निकाला और उन्होंने अपने एजेंट को फ़ोन किया। वो इतने सुपर आदमी, रिच थे कि वो फ्लाई कर सकते थे अपनी फैमिली के साथ, लेकिन वो बाई रोड अपनी फैमिली को दिखा रहे थे। और वो जो बड़ा कैरावन नहीं होता, जी, वो था जो मैं चला रहा था। तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को फ़ोन किया, उन्होंने कहा बुक अ रूम फॉर हिम, ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी ड्राइवर, ठीक है, ही इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ लर्निंग, ही विल बी स्टेइंग विद अस। तो मैं उनके साथ 5 स्टार होटल्स में रहा। ये बड़ी अच्छी आपने ट्रिक बताई कि अगर आपका मिशन है, आपने करना है कुछ, तो आप उसमें से भी रास्ता निकाल सकते हैं। अब इसमें अगर जो बिजनेसमैन होते हैं, मैं आपसे हो सकता है आप आइडिया दे दें, वो भी चाहते हैं ट्रैवल करें, आपके पास तो आप वहाँ थे, तो आप स्टूडेंट हैं, तो उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो कैसे ट्रैवल कर सकते हैं? वो बेचारे सोचते हैं महीने के, साल में 15 दिन निकालने हैं, मलेशिया चले जाएँ, डिफरेंट कंट्रीज चले जाएं, घूम के आ जाए, बट व्हाट डू यू थिंक कि वो कैसे अपना रास्ता निकाल सकते हैं? देखिए इस वक्त जैसे अब हमारा घर है, हम कराची में रहते, जो लोग नहीं पता तो हम कराची में रहते हैं। तो हमने अपना, मेरी बेटी ने हमारा घर फीमेल हाइकर्स और ट्रैवलर्स के लिए ना ओपन किया हुआ है अभी कराची के अंदर। कराची में जी। तो पूरी दुनिया से जो ट्रैवलर्स आते हैं ना, जिन्होंने बिलखुसूस नॉर्थन एरियाज में जाना होता है, वो फीमेल्स हमारे घर आकर ठहरती हैं। और फिर आप यहाँ से उसको लेके जाते हैं? हम या तो वो लेके जाते हैं या फिर उन्होंने आगे जाना होता है, वो बाय एयर चले जाते हैं। यानी उनका स्टे जो है ना, वो भी हमारे जैसे कि भाई जिन्होंने फ्री में कहीं रहना है, पैसे ज़्यादा नहीं है, या 1 साल से निकले हुए घरों से, सही, और थोड़ा सा बजट रह गया है, वो सेविंग की थी, वो पूरा 1 साल उन्होंने काम किया था, वो सारे पैसे जमा किए थे, अब वो 1 साल उसको खर्च कर रहे हैं। और वो होटल में नहीं रह सकते क्योंकि उन्होंने 20 मुल्क देख लिए, अभी 20 और देखने हैं। तो वो फिर हम एक पूरा पूल बना हुआ है। अब ये आपको सर्च करना है, आपने रवायती तरीके से अपनी बुकिंग्स नहीं करवानी, आपने गैर रवायती तरीके से उन लोगों को ढूंढना है जो अपने घर में आपको काउच दे दें कि आके सो जाओ भाई, रात ही गुजारनी है ना, सो जाओ। तो हमने भी ऐसे अपना घर दिया। हम खैर काउच तो नहीं देते, ज़ाहिर बाहर से आ रहा मेहमान है, हम पाकिस्तानियों की एक इज़्ज़त है, तो हम उनको बेड देते हैं, एसी देते हैं। वो ख़वातीन हमारे घर आके ठहरती हैं, फिर हम उनको छोड़ के आते हैं, या वो हमारे घर से फ्लाई करके जाती हैं। अब इससे क्या हुआ कि जितनी फीमेल्स हमारे घर में आके ठहरी हैं ना, तो उससे उनकी रैंकिंग बन गई। लोगों ने वेबसाइट पर लिखा यार ये बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, इन्होंने सिर्फ हमें काउच देना था, इन्होंने बेड दिया, इन्होंने सिर्फ पानी की बोतल देनी थी, इन्होंने 3 मील्स दिए।
तो अब मेरी बेटी जो है उसके लिए आसान हो गई कि वो दुनिया के इस वक्त 40 मुल्कों में जाएगी ना, तो वो उसको प्रोटोकॉल देंगे कि यार तुम तो मेहमान नवाज बहुत लोग हो, तो अब हम तुम्हारे मेहमान हम तुम्हारे मेहमान हैं। ये आपने तो बेसिकली उसके लिए इनफ्लो खोला तो आपके लिए खुद ही खुद रास्ता खुल रास्ता खुल गया। गया। इसका जो मेरे ख्याल से आसान अल्फाज मुझे याद पड़ा, शेयर्ड अकोमोडेशन कहलाती हैं। आई थिंक कि आप उसमें बहुत सस्ता हो जाता है। अगर एक रूम आप ले रहे हैं तो उसमें 2 लोग एक साथ ज्वाइंट होते हैं। ये ऑनलाइन भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो शेयर्ड के ऊपर अगर आप अगर खर्चे कम करने जाए तो शेयर्ड पे भी जाके देख सकते ले हैं। सकते हैं। हॉस्टल्स हैं, लोग NGOs बनी हुई हैं, इतने सारे हैं कि मैं सिर्फ इस पे बात करूंगा ना तो अगले 2 घंटे गुजर जाएंगे। कंट्री कौन सा आपको लगता है कि आपने माशाल्लाह से घूमे, यूएस गए, पाकिस्तान गए, इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए? एक तो होता है कि चलो घूमना है, अच्छी जगह देखनी है, इन्फॉर्मेशन इल्म हासिल करने के लिए, क्योंकि हमारी पॉडकास्ट ही बेस्ड है, तो कौन सा कंट्री आप सजेस्ट करेंगे कि वो जाएं और वहाँ जाके कुछ टाइम गुजारें या उस लोकेशन पे? ये आपने जो सवाल किया ना अभी, हाँ। ये इतना दिलचस्प है, इतना दिलचस्प है कि इसकी इंतहा कोई नहीं। आप कंट्री की बात कर रहे हैं, हर 1 किलोमीटर के बाद ना दुनिया बदलती है अल्लाह की। हर 1 किलोमीटर के बाद आप ये देखिए, ये जहाँ आपका ये एरिया है ना, जी जी, यानी मुझे अब कराची में रहते 25 साल तो हो गए, मैं यहाँ पहली दफ़ा आया हूँ। मुझे सर। पता ही नहीं था कि ये लियारी एक्सप्रेस वे के साथ इतना खूबसूरत इलाका है। बल्कि मैंने तो हिबा देर से आई, इनसे पूछना था कि ये इतनी ग्रीनरी की किसने है रास्ते में। ये पता नहीं भाई लकीली हुई है, क्योंकि एक एक्सिस एरिया बना हुआ है ना, हाँ। तो सारे मोहल्ले वालों ने मिलकर इसको पूरा ग्रीनरी कर दिया खुद। इतना खूबसूरत, इतने ट्रीज। उन्होंने यानी बनाया। जिस इलाके में मैं रहता हूँ वो वहाँ पे वो अपनी तरफ से बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दरख्त लगाने पे। वहाँ इतने दरख्त नहीं है जहाँ जितने दरख्त हैं। ये मोहल्लों ने इसमें इस तरह से किया, अपने अपने घर के आगे का एरिया खुद हाँ। मेंटेन कर रहे हैं वो। अच्छा, अब देखिए इसके बिल्कुल पीछे हमारा ऑफिस है और ये इलाका मैंने आज पहली दफ़ा देखा हूँ। और वो जो आम के 2 दरख्त हैं ना, अभी हम वापसी में हम मियाँ बीवी ने फैसला किया हम वहाँ रुकेंगे और वो आम के दरख्त की ज़रा थोड़ी सी करेंगे, क्योंकि आजकल हम अपनी कॉलोनी वालों को भी कह रहे हैं भाई आम के दरख्त ज़्यादा लगाओ, तो वो हमने उसको इन्वेस्टिगेट करना है। और ये हमारे ऑफिस से आधा किलोमीटर दूर ज़मीन है। आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, अभी हम स्कर्दू में थे तो हम वहाँ एक होटल में ठहरे हुए थे, और चूंकि मैं वहाँ ट्रेनिंग कराने गया था तो वो उन्होंने हमें फ्री में वहाँ ठहराया ना। अभी भी वो आदत गई नहीं है ना। हाँ। खैर हमने वहाँ पैसे देने की कोशिश भी की, उन्होंने कहा नहीं जी आप हमारे टीचर हैं, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। तो ये हम होटल पे खड़े थे ऐसे ही, तो सन्नाटा था। हम सुबह सुबह उठ गए। एक तो हमारे जो लोग जो सफ़र में जाते हैं ना, वो 2 चीज़ें यूज़ नहीं करते। ये एक बड़ी अहम नसीहत मैं लोगों को कर रहा हूँ। सही। 2 चीज़ें आपने अपने सफ़र में अगर आप यूज़ नहीं कर रहे ना, आप समझे आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं, आप घर पे बैठे। पहले 2 आदतें डाल के निकलें घर से। एक तो वो सुबह का टाइम यूज़ नहीं करते, दूसरा अपनी टांगें यूज़ नहीं करता। यानी कि जो 12-12 बजे सो के उठ रहे होते हैं उसकी बात कर रहे हैं आप? भाई वो कराची में तो तुम सो के उठते हो। हाँ। तुम सफ़र पे इतनी किसी यूनिक जगह पे गए हो, वहाँ पे भी 11 बजे सो के उठ रहे हो। नहीं, उनका माइंडसेट होता है। एक दफ़ा मैंने सवाल किया, आप भी सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं किसी फैमिली के साथ गया था तो कहते हैं भाई घूमने ही तो आए, रिलैक्स ही तो करने आए। मैंने से ये आपने मुझे मेरे से सवाल, मैंने कहा यार तुम यहाँ 12 बजे सो के उठ रहा है, घूमने आया फिरने आया, सुबह निकलो, हम तो होकर आ गए, तो 12 बजे कहता है यार घूमने तो आए, रिलैक्स करना है, क्यों टेंशन ले ज़िंदगी में। आप देखें वो जो अब हम आगे उसी पॉइंट पे, जो पहला पॉइंट था कि आप वहाँ गए किस लिए, वो कहते हैं रेस्ट ही करने गए। तो बस यही प्रॉब्लम है ना। फिर तो ठीक है, लेकिन हम उसका जवाब था मेरे उसके पास, मैंने बोला यार क्या जवाब दिया तुमने। फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक हम है। कभी भी रेस्ट करने नहीं जाते, हम तो इन्फॉर्मेशन गैदर करने जाते हैं। हाँ देखिए, हमारा को खोलने जाते हैं। आपका और मेरा वो आ गया, उसका जवाब भी आ गया कि इन्फॉर्मेशन लेने जानी तो अपने सुबह ही उठना और निकलना है। और अगर आप और रेस्ट करने जा रहे हैं तो आप फिर तो आज भी जो उस बात भी कंप्लीट हो गई जो आज से 10 साल पहले मैंने उससे पूछी थी कि तू 11 बजे क्यों सो के उठ रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज मुझे वो बोलता है यार, मैंने कहा हाँ बात तो इसकी भी ठीक है, लेकिन वो रेस्ट करने आया, घूमने आया, वो ठीक है, लेकिन अगर हमने इन्फॉर्मेशन के लिए जाना है तो सुबह उठना है, सुबह उठना है और टांगों को इस्तेमाल करना है। और टांगों पे थोड़ा डिस्कस करते हैं, इस पर भी थोड़ा डिस्कशन करके समझाएं कि टांगों का आप मतलब क्या कहना चाहते हैं। अब देखिए मैं आपको एक दिन का किस्सा सुनाता हूँ। तो मैं और मेरी वाइफ हम होटल के बिल्कुल बाहर खड़े थे, और होटल के बिल्कुल, और ये मेन रोड है जो स्कर्दू की जाती है ना, जो फिर आगे चल के अब वो चाइना की तरफ भी जाया करेगी, और वहाँ सारी इस्लामाबाद की गाड़ियाँ वहीं आती हैं, होटलों में रुकती हैं, फिर आगे वो देवसाई जाती हैं, ऐसे करके ना। हमारे सामने गली होगी बस इतनी चौड़ी, ठीक है, सोफे से थोड़ी सी बड़ी। तो हमने कहा यार पिछले 4-5 दिन से हम ये गली देख रहे हैं, सही है, चलो इसके अंदर चले जाते हैं। तो हम उस गली में चले गए, और जैसे ही हमने उस गली में 100 कदम उठाए होंगे ना,
तो हमें पता ही नहीं था कि वो तो एक पूरा जंगल है, लोग जंगल में रह रहे हैं। वो दरख्त बाहर से नज़र ही नहीं आ रहे थे, वो कोई ऐसा बना हुआ था। वहाँ पे बागात ही बागात थे। सही। ठीक है, अब हमने चलना शुरू किया और वहाँ पे लोग माइंड नहीं करते कि जो भी दरख्त सड़क पे आ रहा है और अगर आप मेहमान हैं, आप जितना फ्रूट तोड़ के खाएं वो माइंड नहीं करेंगे। सही। अच्छा, पहले हमने वहाँ से खुबानियाँ खानी शुरू की, इतनी बड़ी बड़ी कि जो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि हम किसी शहर वाले ने वो खुबानी देखी नहीं है, क्योंकि वो वहाँ से बाहर ही नहीं जाती, वो खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं। कंज्यूम करते हैं। इतनी इतनी बड़ी और मीठी खुबानी कि आपको लगे कि ये रसगुल्ला है, थोड़ा सा कलर इसका लाइट है। ठीक है। वो हमने खाई। अब हम थोड़ा सा आगे चले तो इतना बड़ा बड़ा शहतूत कि आपने कभी वो शहतूत देखा नहीं। वो जो हमने कुरान में पढ़ा है ना कि जन्नत में वो चीज़ें होंगी कि जो अल्लाह ताला ने बोला कि तुमने देखी नहीं है वो चीज़ें। हाँ। भाई जन्नत छोड़ो, आप स्कर्दू में किसी गली में निकल जाओ ना तो आपको वो फ्रूट मिलेगा जो आपने कभी शायद। मैं इत्तेफाक से गया हूँ, मैंने जाना हुआ है, मुझे किसी ने प्लेट पे सर्व किए वहाँ पे लाके, और वो बहुत ही ज़बरदस्त थे। और वो कुर्बानी का टाइम था, उनको इतनी बड़ी बड़ी थी, मैंने बोला ये इसको खाएंगे कैसे ख़त्म। अच्छा, वो आई थिंक कुछ रेड कलर की भी थी, चेरी थी वो इतनी बड़ी। हाँ, और उसे जो फ्रेंच चेरी बोलते हैं ना, फ्रेंच चेरी, और इतनी सारी उसने लाके दी। मैंने बोला ये मैंने इतनी सारी ज़िंदगी में भी नहीं खाई होगी जितनी तुमने एक मिनट में मुझे लाके दी। कहता खाओ भाई। मैंने कहा ये हमने मेरे शायद मैंने उसको ये डायलॉग बोला था, हमारी पूरी फैमिली ने मिलके इतनी सारी कभी नहीं खाई होंगी, उतनी लाके उसने दी। और वो देते हैं, वो कहते हैं आप खाएं सर, कहते हैं ले जाए ऐसे ही। और तो अब वो देखिए 3 फ्रूट हो गए ना, पहले हमने खुबानी खाई, उसके बाद थोड़ा सा आगे कर ले तो शहतूत के दरख्त। बिल्कुल ऐसे, हाँ शहतूत बहुत है। उससे आगे जब हम गए ना, शहतूत भी इतना बड़ा बड़ा था, इतना बड़ा बड़ा, वो बहुत बड़ा था। तो हमें मिला चेरी का दरख्त। अभी हमने उस पे तोड़ना शुरू किए ना, तो मैंने अपनी वाइफ से कहा यार ये देखें ये तोड़ें। अचानक बराबर वाला गेट खुला, वहां से एक औरत ना भागती हुई बाहर आई, उसके पीछे उसका खामद भागता हुआ बाहर आया और वो हमारे सामने आके खड़े हो गए और कहते अस्सलाम वालेकुम सर। तो हम हैरान, हम परेशान कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा जी वालेकुम सलाम, सॉरी फल तोड़ के हम खा रहे थे, आप नाराज़ हैं तो हम माजरत, आप हमसे पैसे ले लें। वो कहती है नहीं सर आपने मुझे नहीं पहचाना। मैंने कहा नहीं मैंने आपको नहीं पहचाना सर, मैं तो अंदर से आपकी आवाज़ सुन के आई हूँ, आप कैसे इत्तेफाक से इस गली में आ गए। मैं 20 साल पुरानी आपकी स्टूडेंट हूँ, मैंने आपसे ट्रेनिंग ली हुई है। अरे माशाल्लाह। और मैं अंदर किचन में बर्तन धो रही थी और इतने सन्नाटे में जैसे ही मुझे आपकी आवाज़ टकरानी है तो मैंने चीख मारी घर के अंदर कि सर रायद है बाहर, और हम भाग के आपके पास आपसे मिलने आए। माशाल्लाह देखें 20 साल पुराना। ये कहाँ कैसे स्टूडेंट बनी आपकी? मैं ट्रेनिंग्स कराता हूँ ना, ऑनलाइन कराते थे या दोनों तरह से। उसने फिजिकली ली थी लेकिन अब मैं ज़्यादातर ऑनलाइन कराता हूँ। और जाहिर है मेरी फिर पूरी एक सीरीज़ है टीचर्स ट्रेनिंग की जो हमारी वेबसाइट पे पड़ी है। आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या है आपकी ट्रेनिंग्स वगैरह क्या हैं? देखिए हम कई तरह की टीचर्स ट्रेनिंग कराते हैं, ठीक है। एक तो हम टीचर्स को सब्जेक्ट वाइज ट्रेनिंग देते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाना कैसे है, और हम उसको इंटरनेशनल लेवल पर सर्टिफाई करते हैं। इसको हम बोलते हैं TCP प्रोग्राम, टीचर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। यानी अगर आप क्लास 1 की इंग्लिश की टीचर हैं, हम आपको सिखा देंगे क्लास 1 पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे इंग्लिश कैसे पढ़ाई जाती है। ठीक है। आप क्लास 5 की साइंस पढ़ाती हैं, हम आपको सिखा देंगे कि कैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे क्लास 5 के बच्चों को साइंस सिखाई जाती है, स्किल बेस्ड, पाकिस्तानी नहीं। उस पे हम जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी करते हैं ना, उसकी पूरी दुनिया में वैल्यू है। आप वो सर्टिफिकेट लेके दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं और टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा एक प्रोग्राम है और ये ऐप बेस्ड है, इसमें किसी को हमारे पास नहीं आना। ठीक है। ऐप पे वीडियोस देखनी है, नोट्स पढ़ने हैं और ऐप पे ही अपना डेमो सबमिट करना है। ठीक हो गया। और फिर यहीं करीब ही हमारा ऑफिस है जहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, वो आपके डेमोस चेक करते हैं। और अगर ये मसलन आपको 20 डेमो सबमिट कर रहे हैं तो वो एक देख के आपको पास करेंगे ना जैसे ही, तो अगला डेमो खुल जाएगा। ठीक है। फिर आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही आपके बिलफर्ज क्लास 5 की साइंस आप पढ़ाना सीख रहे हैं, तो जैसे ही आपके 20 डेमोस पूरे होंगे आपको सर्टिफिकेशन इशू हो जाएगा। ये लेके आप सऊदीया चले जाएं या पाकिस्तान के किसी भी बड़े स्कूल में चले जाएं, आपको जॉब मिल जाएगी। अभी आप ज़्यादातर जो है प्राइमरी के टीचर्स को आप ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं? करते हैं जी। दूसरा हमारा जो प्रोग्राम है ट्रेनिंग का, वो है हम मॉन्टेसरी डिप्लोमा ऑनलाइन देते हैं।
ये हमारा 9 महीने का कोर्स है, जिसमें टीचर्स ऑनलाइन एनरोल होते हैं, वहीं पे उनको नोट्स मिलते हैं, वहीं पे उनका पासवर्ड जारी होता है, एक ऐप बनी हुई है, वहीं से वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, सबमिट करते हैं। और इस प्रोग्राम में पूरी दुनिया से लोग हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, कनाडा से, सऊदीया से, पाकिस्तान से, हंड्रेड्स में। ठीक है। तो ये हम ट्रेनिंग देते हैं, ये हमारी 2 ट्रेनिंग्स है। तीसरी ट्रेनिंग ये है कि हम प्रिंसिपल्स को अब एआई की मदद से स्कूल मैनेज करना सिखाते हैं, ताकि पाकिस्तानी स्कूल जो हैं, जो 60 साल पीछे हैं वैसे तो, ये जो एक लंबी जंप लगाएं एआई की मदद से, और अपने स्कूल का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल पे ले आए एआई की मदद से। मतलब ये सिर्फ प्रिंसिपल्स के लिए है? प्रिंसिपल, ये वाली तीसरी ट्रेनिंग सिर्फ प्रिंसिपल के लिए। तो आप उसको एआई की मदद से क्या बताएंगे कि देखिए, हमने एआई की पूरी प्रॉम्प्ट्स डिज़ाइन की हुई हैं। प्रॉम्प्ट्स आपको तो पता है जी जी, कि जो प्रिंसिपल्स को इंस्ट्रक्शंस देनी है एआई को अपने स्कूल के मुख्तलिफ एरियाज़ को बेहतर बनाने के लिए, एग्ज़ाम्स को, बच्चों के बिहेवियर को, टीचर्स की ट्रेनिंग को, पेरेंट्स के इंटरेक्शन को, स्कूल की इन्वायरमेंट को, वो प्रॉम्प्ट्स हमने दी हुई हैं। हम प्रिंसिपल्स को सिखाते हैं कि कैसे आपने एआई में प्रॉम्प्ट डालनी है अपने स्कूल के लिए, और एआई फिर आपको पूरा प्लान देगी, ठीक वो है, आपने इम्प्लीमेंट करना। और ये प्रॉम्प्ट आपने बनवाई है? हमने खुद बनाई है। खुद बनाई है आपने? माशाल्लाह, मैं अज्यूम नहीं कर सकता था कि आप अब ट्रैवलिंग से हम एकदम एआई के ऊपर आ गए, तो एकदम बीच में कोई कंप्यूटर का एरर रह गया कि उस पर कुछ हमारा डिस्कशन नहीं हुआ। कंप्यूटर का ये है कि हम क्लास 6, 7, 8 के बच्चों को टोटल अब ई लर्निंग करवाते हैं। हमने किताब ख़त्म कर दी है, पासवर्ड हम जारी करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, होम स्कूलिंग में और बहुत सारे स्कूल्स भी अपने बच्चों के पासवर्ड बनवा के तो हमसे अपने बच्चों की ऑनलाइन अब हो गए, ऑनलाइन स्कूल है समझें आप। सही, ठीक है, गल्फ में, बाहर, इवन अमेरिका में लोग जो है ना हमसे ये ऑनलाइन स्कूल में आ रहे हैं, और अभी हम बर्मा में करने लगे हैं, और इंशाल्लाह ताला अनकरीब हमारा फ़लस्तीन में और इधर प्रोग्राम है ई लर्निंग अपनी मुतारिफ कराने का, क्योंकि स्कूल्स तबाह हो गए हैं ना। अच्छा, इस पे थोड़ी डिबेट करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि हमारा डिस्कशन हुआ है लर्निंग के ऊपर और अपनी अपनी ग्रोथ के ऊपर। आप स्कूल में, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप स्कूल ऑनलाइन लेके जाते हैं तो बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। हाँ, इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी, पर वो सोशल सर्किल उसका नहीं बिल्ड हुआ, तो उसके लिए आप क्या करें? और इस पर मैं आपका फीडबैक भी चाहता हूँ कि इस पर आपकी क्या राय है। पहली बात तो ये है कि जो इंटरपर्सनल स्किल्स जिनको बोलते हैं कि इंसानी ताल्लुक जो है, वो महारतें जो हैं वो हमारे स्कूल में नहीं मिल रही। जो हमारे स्कूल में मिल रहा है ना, वो बेजा का कंपटीशन मिल रहा है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। हमारा इंटरपर्सनल टीम वर्क इतना कमज़ोर है कि कल हमारा एक छोटा सा फार्म है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जहाँ पे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग लोगों को सिखा रहे हैं, वो हमारा एक अलग काम है। तो वहाँ पे ना एक बहुत बड़ा सा डब्बा था, कोई इतना बड़ा सा भारी सा, जो 2 लोगों ने उठाना था। ठीक है, तो एक इधर खड़ा हो गया, एक इधर खड़ा हो गया, और मैं दोनों को देख रहा हूँ ना। तो वो क्या करते थे कि एक फर्द एक साइड से ना फौरन उठा लेता था, और वो डब्बा ऐसे टिल्ड हो जाता था, और दूसरे का हाथ ही नहीं पड़ता था। मैंने उसको कहा, भाई नीचे रखो, वो तो उधर से तो उसका हाथ ही नहीं डाला, तुमने यहाँ से उठा लिया, उसने नीचे रख दिया, तो दूसरे ने किया, दूसरे ने फौरन अपनी तरफ से उठा लिया, अब उसका हाथ नहीं डल रहा। मैंने कहा, भाई दोनों ने एक साथ उठाना है। अब देखिए, ये हमारा टीम वर्क का सिचुएशन है। हम 4 लोग हो ना, और हमने एक प्रोजेक्ट करना हो, तो वो प्रोजेक्ट हम कम करते हैं, झगड़ा ज़्यादा है। मुझे इस पर बहुत अच्छी एक मिसाल किसी ने दी। हम फैमिली बनाने में तो अच्छे हैं, मतलब हमारी फैमिली से बहुत अच्छी रहती है, लेकिन हम बिजनेस बनाने में फैमिली नहीं बना सकते। हमारा कभी भी बिजनेस फैमिली नहीं नज़र आता। आपकी भी माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ यहाँ अच्छा इन्वायरमेंट है, लेकिन आप हमारे कंपनी में जाके देखिए, 20-20 साल से लोग काम कर रहे हैं, हर कोई आके पहला सवाल ये करता है कि आप रिश्तेदार हैं सब आपस में। हालांकि कोई पठान है, कोई सिंधी है, कोई उर्दू स्पीकिंग है, मैं बाहर से आया हूँ, कहते हैं आप रिश्तेदार हैं सब क्या? क्योंकि वो लगता ही नहीं। और मेरी बेटियाँ उस ऑफिस को चलाती हैं, पता ही नहीं चलता है कि इनमें से मेरी बेटी कौन सी है और जो वर्कर है नीचे वो कौन सी है, पता ही नहीं चलता। तो ये एनवायरनमेंट हम क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे? ये सीखने के लिए हमें बाहर क्यों जाना पड़ता है? वो इसलिए कि हमारा स्कूल जो है ना, वो इंतहाई कंपेटिटिव एनवायरनमेंट दे रहा है। वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि बच्चे ने क्लास 6 के बच्चों ने कोई एक मीनार बनाना है या वॉल्केनो बनाना है मिल के। वहाँ एग्ज़ाम है जिसमें बच्चों से मुकाबला है, वो कॉपी ऐसे छुपा रहा है, बराबर वाले को पता है।
कैंटीन में वो दोनों कोल्ड ड्रिंक आदि आदि करके पी रहे हैं, चिप्स वो आदतें पी रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो क्लास में आ रहे हैं हम उनको एक दूसरे से मुकाबले में डाल रहे हैं। तो हमारे बच्चों को टीम वर्क नहीं आता, हम पुअरेस्ट हैं। आप दुबई चले जाएं, आप दुबई में जाके सर्वे कर ले, हम दुबई में, ये बराबर में खड़ा है दुबई, और मल्टी कल्चर है ना वहाँ, तो दुनिया भर के लोग आए, वहाँ के जो लोग हैं वो ये पर मला कहते हैं कि आप पाकिस्तानियों का टीम वर्क पुअरेस्ट है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। वो कहाँ से आ रहा है इतना पुअर टीम वर्क? स्कूल से। स्कूल तो टीम वर्क सिखाई नहीं सिखाता, वो तो कंपटीशन सिखाता है। तो वो सोशल नहीं है। उससे बेहतर ये है कि बच्चा आपका वहाँ से आउट ही हो जाए। देन या जिस वजह से आपने डिसाइड किया कि उसको ऑनलाइन ही रहने देते हैं। ऑनलाइन। और हमने जो उसमें प्रोजेक्ट्स डाले ना अपने ऑनलाइन स्कूल में, उसमें आपको मोहल्ले की ज़रूरत है। अच्छा, मोहल्ले में आपने कोई ना कोई एक्टिविटी करनी होगी। एग्जैक्टली। सर्वे करने हैं, बच्चों को जमा करना है, बड़ों के पास जाना है, ट्री प्लांटेशन करनी है, गार्बेज कलेक्शन करनी है। ये कवर करेगा उसको सोशल। जी। तो आपने उसको कहा कि ऑफिस ये वाले कल्चर से हटे अपने आसपास के एनवायरनमेंट में करें। ये आपका एग्जैक्टली, ताकि उसकी ग्रूमिंग एक लविंग, एक केयरिंग, टीम वर्क के पर्सन के तौर पे हो। उसके दिल में ये ग्रज ना हो कि आप थर्ड आ गए और आपको लोग कोसने देख रहे हो, वो तुम्हारा दोस्त था, देखो उसने पढ़ाई ज़्यादा की, वो फर्स्ट आ गया, तुम पढ़ते नहीं। और वही दोस्त जिससे आपने हाथ में हिला के ना वादा किया हुआ, यार हम सारी ज़िंदगी एक दूसरे की मदद करेंगे, अब आपके दिल में उसके लिए नफरत आ रही है। ऐसे थोड़ी होता। अच्छा, अभी बीच में आपने एक फार्मिंग की बात की थी, तो मैं चाहता हूँ उस पर भी थोड़ा सा आप बताएं कि क्या फार्मिंग सिखा रहे हैं या उसमें क्या है? जी, एक्चुअली जो हमारा एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स है ना, तो वो मैंने शुरू किए थे तकरीबन 25 साल पहले। और 25 साल पहले जब शुरू किए थे तो ज़ाहिर है मैं ख़ुद हर चीज़ को ओवरसी करता था। तो 25 साल में एक तो हमारी टीम जो काम कर रही थी वो मैच्योर हो गई, और दूसरा मेरी बेटियां इस काबिल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह कि वो उस काम को लेके चल सकती हैं ना। तो अब मेरी कोई टेक्निकल इनपुट ही चाहिए होती है कि भाई अब दुनिया में नई रिसर्च ये आई है, इसको फ़लाँ किताब में डाल दो, साइंस में ये चीज़ आई है, क्लास 4 की किताब में इसको डाल दो, इंग्लिश की ये नई टेक्निक आई है, इसको 4 में जाना चाहिए। ये मैं इतने से इनपुट्स देता हूँ और वो आगे उसको मेरी बेटियाँ उसको कर लेती हैं। और हमने उनकी बचपन से ग्रूमिंग किया। अभी एक और सवाल निकल आएगा आपके लिए, क्योंकि मेरी माशाल्लाह जो 6 बेटी हैं वो सारी होम स्कूल हैं, कभी स्कूल नहीं गई। और ये आपने कब से शुरू कर दी थी होम स्कूलिंग? बचपन से। हमारी कोई बेटी कभी स्कूल गई अगर मैं सन की बात करूं, स्टार्टिंग कौन सा सन था? 97 से। उस वक्त तो कंप्यूटर भी ठीक से नहीं आए थे, ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट तो जी हमारे पास लाइब्रेरी से उस वक्त लाइब्रेरी यूज़ होती थी ना ज़्यादा, तो हमारे घर में लाइब्रेरीज है, लेकिन वो एक अलग। तो 1997 पे आप 2024 के कॉन्सेप्ट पे चल रहे थे? हाँ जी। कितने साल आगे चल रहे थे? 27 साल आगे तकरीबन। देखिए मसला पता है, मसला ये नहीं, आप जो पॉइंट उठा रहे हैं ना, मैं आपको पहले ये बताता हूँ, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया। आप जहन में रखिए कि जो भी कॉन्सेप्ट दुनिया में इस वक्त उभरा है ना, वो तकरीबन 30 साल के बाद पाकिस्तान आएगा। यानी कि दुनिया में जो कॉन्सेप्ट चला वो 30 साल के बाद, और जो आपने 1997 में स्टेप लिया वो वहाँ चल रहा था ना, वहाँ चल रहा था, देख के आया था, वहाँ देख कर आए थे। अब एग्जैक्टली है। तो वो अब होम स्कूलिंग अब पाकिस्तान में पॉपुलर हो रही है। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ आप कोई ट्रेंड जो इंटरनेशनल ट्रेंड है ना, उसके विद इन 5, 10, 20 ईयर पॉपुलर कर नहीं सकता। रियल टाइम पे तो ला ही नहीं सकते, मोबाइल ला सकते हैं बस। हाँ बस, ये आपने इतनी खूबसूरत बात की है ना, रियल टाइम में यहाँ नहीं ला सकते। ये मुल्क उस दिन तक, या कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जिस तक वो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में रियल टाइम में ना आए। और हमारा 30 साल का गैप चल रहा है। और पूरी दुनिया ने इस वक्त जो सऊदीज़ है ना, बेसिकली मोहम्मद बिन सलमान क्या कोशिश कर रहा है अपने मुल्क में, हमारे लिए वो अच्छा हो बुरा हो हम उसको अच्छा कहें, जी वो इंडिया चला गया तो पाकिस्तान नहीं रुका, हम 20 बहस कर लें। उसने जो किया है ना इस वक्त, वो ये किया है कि इनोवेशन को सऊदीया के लिए रियल टाइम कर रहा है। बिल्कुल, पूरा एक हब बना रहे हो, पूरा उसके ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है। कि जो चीज़ देखें ना, अभी क्वांटम आई है ना जी, तो वो क्वांटम को और एआई को, एआई का वो डेटा सेंटर छूटता साहब ने कहा, उनको लोगों ने कहा जी एआई आ गई है, इसका एआई अब यूज़ होगी, आप एआई यूज़ करो। उसने कहा यार एक मिनट बैठो मेरे सामने, मुझे एआई का इस्तेमाल मत बताओ, मुझे ये बताओ कि एआई का डेटा सेंटर रियाद में लगाने के लिए क्या करना है, यहाँ से बात शुरू करो। पूरा सिस्टम हमारे पास है। और क्वांटम फिजिक्स को यहाँ लेके आना है, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए मैं क्या करूँ।
तो उन्होंने क्या कहा उसे आगे से, उन्होंने कहा भाईजान यहाँ जो आएगा ना पहले उसको सऊदी सिटीजनशिप ऑफर करो। उसने उसी वक्त साइन किया। उसने कहा आइंदा से जो एक्सपर्ट हमारे मुल्क में आए, अगर वो यहाँ सिटीजनशिप ले कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी है, तो ये आज से उसको सिटीजनशिप ऑफर। और पिछले 48 घंटे में 3 पाकिस्तानियों को उन्होंने सिटीजनशिप ऑफर कर दी, सिर्फ पाकिस्तानी बेस पर, यानी कि उसका इंफॉर्मेशन की बेस पे उसको सिटीजनशिप। 2 कश्मीरियों को वो अभी पिछले 24 घंटे में की है। वो धड़ाधड़ लोगों को रियल टाइम करने के लिए इनोवेशन को धड़ाधड़ एक्सपर्ट्स को सऊदी सिटीजन दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अब पिछले, आप ज़रा सोचिए कि हमारी कोशिश ये होती है एज ए फैमिली कि जो काम हम कर रहे हैं ना वो दूसरों को भी दें। पिछले 25 साल से हम लोगों को समझा रहे थे होम स्कूलिंग क्या होती है, और कोई सुन के नहीं देता था, मजाक उड़ाते थे हमारे अपने रिश्तेदार इतना मजाक उड़ाते थे। हमारी बच्चियों को अलग बिठा के कहते थे कि तुम्हारा बाप पागल हो गया, तुम्हें होम स्कूलिंग कर रहा है, तुम तबाह हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओ, पता नहीं क्या क्या। और अब हाल ये हो गया है पिछले 6 महीने से, कोविड के बाद से, कि रोज़ हमारे पास ना पूरे पाकिस्तान से होम स्कूलिंग। एक बंदा बैठा हमारा सिर्फ होम स्कूलिंग पे जवाब दे रहा है। 30 साल गुजरे तो पाकिस्तानी कौम ने खुद ही काम शुरू और ऑटोमेटिकली ज़्यादा इम्पैक्ट आई थिंक कोविड की वजह से हुआ, कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक चीज़ कि शायद इकोनॉमिक की वजह से भी लोग अपनी भेजने, बिल्कुल है, वो कहते हैं यार ट्रैवलिंग, एक तो एक जगह से दूसरी जगह जाना इतना मुश्किल है। देखिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ख़राब हो गई ना पाकिस्तान में। पोस्ट कोविड तो पाकिस्तान की एजुकेशन रही कोई नहीं। पाकिस्तान में किसी भी स्कूल में पढ़ने वाला कोई भी बच्चा अपनी क्लास से 2 क्लासें पीछे है। क्लास 5 का जो पाकिस्तान का बच्चा है ना, वो इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो क्लास 3 पे है, 3 का बच्चा 1 पे है। 1 के बच्चे को मॉन्टेसरी में होना चाहिए, ये वजह है। तो वो स्टैंडर्ड इतना लो हो गया और टोटल नंबर गेम हो गया। नंबर क्या, रट्टा लगाओ और 100 में से 98 नंबर ले लो, बाकी के जो 2 नंबर रह जाते हैं वो स्कूल जाके बोर्ड ऑफिस में मक्खन लगा के वो अलग से आपकी मदद करता है। वो बड़े मदद करने वाले लोग हैं ना। तो आपको क्या लगता है कितने अरसे तक इनका सारा सिस्टम चले, खत्म हो जाएगा? देखिए जो हमारे, बड़ा की सवाल है आपका, जो हमारी स्कूलिंग है ना उसकी शेल्फ लाइफ खत्म हुए 10 साल हो गए, हो चुके हैं, वो तो हो चुके हैं। और ये इसको बिल्कुल डेड होने में ना, ये जो आखिरी वेंटिलेटर पे सिस्टम है ना, मुश्किल मैं मैक्सिमम 5 साल बता रहा हूँ, उसके बाद आधे से ज़्यादा स्कूल बंद हो गए होंगे, एआई ले लेगी उसकी जगह। और फिर क्या एआई का इम्पैक्ट आएगा, आप क्या देख रहे हैं? लोग एआई से सीखेंगे, उससे स्किल सीखेंगे। और जो प्रिंसिपल इस वक्त कोई एक बंदा हमारे रेहान अल्लाह वाला आप जानते हैं, जी वो बेचारे इसको लीड कर रहे हैं। वो चैट बॉट्स बनाए जा रहे हैं, एआई को यूज़ करो भाई, एआई को यूज़ करो, बस और थोड़ी अरसा है और लोगों को समझ में आ जाएगी। सबसे पहले जो मरने वाला है ना, बल्कि मैं मशवरा दे रहा हूँ आपके तवज्जुह से, भाई कोचिंग सेंटर वाले जो है ना, तो वो जो कराची में बोलते हैं ना, आप तो पतली गली में से निकल लो, उनका तो ऑलमोस्ट टाइम खत्म हो चुका है। आपने जितने बनाने थे ना वो बना लिए, वो छाप लिए। आपकी जगह अब जब एआई लेने लगी है ना, तो आपसे 100 गुना बेहतर पढ़ाती है। मैं सारा दिन इसको यूज़ करता हूँ और बच्चों को सिखाता हूँ। बच्चे पागल हो जाते हैं जिस दिन वो एआई को पकड़ते हैं ना, उस दिन वो घर जाके कहते हैं कि अगले दिन मामा अगर आपने मुझे कोचिंग सेंटर भेजा ना तो मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। वो बैठे हैं इसके ऊपर, ना इसने डांटना है, ना डबकना है, ना उसने कहना है फीस अभी तक क्यों नहीं जमा कराई, ना उसने कहना है नोट्स ले लो। क्या केमिस्ट्री तो क्या फिजिक्स तो क्या मैथ, हर चीज़ उसने उस लेवल पे पढ़ाना है कि पाकिस्तान का बेस्ट कोच जो है ना, ट्यूटर सर रहीम इतने और सर को लगा वो सब गायब, छुट्टी। ऐसा ही है बिल्कुल। अब ऐसा लगता है मुझे तो खुद कभी कभार फील होता है कि इसके बगैर तो शायद अब ज़िंदगी मुश्किल है। क्योंकि मुझे रात को भी कोई सवाल आता है ना तो मैं उससे पूछता हूँ। हालांकि छोटा सा सवाल था, तो मैं सोचा था कि दूध रात में पीने चाहिए या सुबह पीने चाहिए, तो अब मैं किससे पूछूं? अब मुझे बताया मैं किससे अब मैं किसी डॉक्टर से पूछूं, इंजीनियर से पूछूंगी, तो मैंने कहा रात में पीना चाहिए, सुबह पीना चाहिए, और कितना पीना चाहिए, क्या इसका बॉडी फैट पे मेरे क्या असर पड़ेगा, तोड़ अंदर होगी नहीं होगी। बस ये मेरे सवाल थे। आ रहे अजीब अजीब से सवाल, पहले तो हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। किसी से अगर ये सवाल करेंगे तो वो बोलेगा पागल हो गया, ये अजीब अजीब से सवाल करता है। और अभी चैट जीटीपी से इतना फ़ायदा है कि आप उसे पूछें वो आपको पूरा गाइड करता है। पर उसे इतनी छोटी सी लाइन में मुझे समझाई ये वाला सवाल का जवाब, कहने लगा कि इट्स ऑल डिपेंड योर एक्टिविटी। सिर्फ एक दूध आपकी सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ता, इसके लिए आपको एक्सरसाइज भी करनी है। एक्टिविटीज़ का उसने अल्फाज दिया और उसने बोला कि दूध, सिर्फ दूध ही आप नहीं समझे कि आपके सारे काम कर देगा। तो मैंने कहा इसने इतना प्यारा जवाब दिया है कि यार मतलब आपकी कैसे एक लाइन में उसको समराइज़ करके देता है, अज्यूम भी नहीं आप कर सकते।
तो ये बड़ा मज़ा आता है। आपको कौन सी, जैसे मैंने आपको एक अपनी स्टोरी बताई, आपको क्या एक्साइटेड लगता है कि दिस इज़ द स्टोरी दैट मैंने ChatGPT से पूछा और मैं उसका जवाब कई जगह पर गया हूँगा, मैंने उससे फाइंड आउट करने की कोशिश की होगी, कोई एक सवाल होगा आपके पास भी कोई, तो उसका जवाब आपको देन आपने उसको देखा कि उसने फ़ौरन करके जवाब दे दिया। कोई एक स्टोरी बताया। देखिए मेरी जो ये आपने एक बिल्कुल एक नई कहानी शुरू कर दी, ठीक है। किसी वक्त आप एक और पॉडकास्ट कीजिएगा जिसमें मेरे सामने ना, देखिए नवंबर 2022 में ChatGPT रिलीज़ हुआ था, तो मैं जनवरी से इसको, यानी उसके तकरीबन 1-1.5 महीने बाद से इसको 12-12, 13-13 घंटे यूज़ कर रहा था रोज़, 12-13 घंटे। मैंने 1 साल AI को 12 घंटे रोज़ यूज़ किया है। मैंने अपने ऑफिस को कहा भाई अब मैं ये शक्ल नहीं देखेंगे, मुझे ये चीज़ जो है ना कहानी समझ में आ गई, ये कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है और सब कह रहे बहुत बड़ा। तो मैंने कुछ नहीं किया। मेरी वाइफ, मुझे अच्छी तरह याद है, रात 12 बजे ना मुझसे ऐसे लैपटॉप या फ़ोन छीनती थी, मैं इतना जुनून था। मेरी जो AI की जो हिस्ट्री है ना, वो यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर देखने आते हैं। अभी आज के दौर की, अभी की बात, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। अच्छा। मेरे पास वाइस चांसलर, PhD प्रोफेसर आते हैं, स्कॉलर्स आते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि ChatGPT से क्या क्या जवाब लिए जा सकते हैं। वो सिर्फ बैठ जाते हैं और मेरी चैट हिस्ट्री देखते हैं कि मैंने पिछले 1 साल में AI से क्या क्या पूछा है। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप 4-5 घंटे निकाल के आइएगा। वो कहते हैं नहीं सर ये कौन सी, क्योंकि हमारे यहाँ इसका विजन बहुत छोटा है ना, हम इसको बहुत छोटा समझते हैं। हम उसको कोई ऐप समझते हैं। तो लोग लिटरली 1 घंटे के बाद, मैं आपको एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का बता रहा हूँ, उसने कहा सर मैंने जर्मनी से PhD की है, पाकिस्तान का PhD नहीं हूँ मैं, और 1 घंटे में आपकी ChatGPT की हिस्ट्री देख के कि आपने किन किन चीज़ों पे, मज़हब क्या, फिज़िक्स क्या, केमिस्ट्री क्या, इनोवेशन क्या, सेल्फ डेवलपमेंट क्या, बिजनेस क्या, इतनी आपने इस पर रिसर्च किया कि मेरा फ्यूज़ उड़ गया। मैं जा रहा हूँ, कल फिर आऊँगा। क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको किस एरिया में ज़्यादा मज़ा आता है? मैं हर एरिया में इसको यूज़ करता हूँ। मेरे पास जो भी चीज़ है ना, तो बस मैं इसको करता हूँ और बस इससे करता हूँ। अब तो तस्वीर खींची डाला और ये करा। हाँ, अभी तो इन्होंने इमेज का भी ऑप्शन दे दिया। मैं तो हर, देखिए आपने एक दूध का पूछा ना, मैं हर चीज़ इससे पूछता हूँ। नहीं पूछता तो मैं भी इससे सभी हूँ, सुबह शाम। ये बताओ अगर कोई पॉडकास्ट चल रही थी तो उस रिलेटेड भी मैं पूछता हूँ यार क्या क्या सवाल हम पूछ सकते हैं। जैसे थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग तो हम करते रहते हैं। बट व्हाट डू यू थिंक, जैसे मैं चल रहा हूँ ना, जो चीज़ मुझे नज़र आती जाएगी ना, उसकी तस्वीर में डाल के और इससे पूछूंगा ये क्या चीज़ है, क्या ये पाकिस्तान के लिए इंडिजिनस है, क्या ये ग्रो होती है, क्या ये बनती है, इससे क्या चीज़ प्रोड्यूस हो सकती है, इस पौधे के क्या फ़ायदे हैं, क्या ये पाकिस्तान में मार्केट होती है, क्या इसकी इंटरनेशनल मार्केट है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। ये तो मैं आपको एक पौधे का बता, ये मक्खी है, ये शहद की मक्खी है, ये ऐसी क्यों है, कितनी किस्में हैं, इस इलाके में कौन, हर चीज़। ये कुरान की ये आयत है, इसका तर्जुमा तुम करो स्टीवन कोवी बन के, सही है। इसका तर्जुमा करो तुम मोटिवेशनल स्पीकर बन के, इसका तर्जुमा करो तुम आइंस्टाइन बन के, और वो करके देता है, सारी चीज़ करता है। ये तो ह्यूज है, ह्यूज। इस देयर अनबिलीवेबल। आपके स्कूल में क्या आपने उसको कस्टमाइज करके रखा है सारा का सारा? क्या नॉर्मली जो ChatGPT 4 होता है वो जैसे प्रॉम्प्ट आपने रेडी करके रखे हैं, या आप जो नॉर्मल एप्लीकेशन है वो यूज़ कर रहे हैं? नहीं, हम देखिए खुद तो हम ChatGPT वगैरह यूज़ कर रहे हैं। उसका जो वर्जन होता है, जो बच्चों को हम सिखा रहे हैं ना, वो बेसिकली चैट भी सिखा रहे हैं, उसके बाद परप्लेक्सिटी भी सिखा रहे हैं। क्योंकि परप्लेक्सिटी जो है वो एक ऐसा AI है कि उस पर बच्चों का विजन ब्रॉड हो। जो भी आप पूछेंगे आपको नीचे से वो जो न्यू क्वेश्चंस खुद जनरेट करता है ना, उससे बच्चों का बहुत माइंड खुलता है। तो हम बच्चों को परप्लेक्सिटी बहुत, जहाँ पे हम चाहते हैं ना कि एक टॉपिक हो जिस पर इनको मल्टीपल एंगल से इंफॉर्मेशन मिले, तो हम वहाँ उनको परप्लेक्सिटी देते हैं। परप्लेक्सिटी का एक मसला मैंने देखा है कि वो तो सिर्फ रेफरेंसेस की वेबसाइट लेकर आ रहा होता है। नहीं, वो देखिए उसमें 3 चीज़ें होती हैं। परप्लेक्सिटी में 3 चीज़ें हैं। परप्लेक्सिटी बहुत जालिम चीज़ है। एजुकेशन में ये बहुत अहम बात है। क्योंकि आई डिड ट्राइड किया, उसमें मैंने देखा था कि वो सिर्फ रेफरेंस की वेबसाइट लेकर आया था। नहीं, परप्लेक्सिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ दिस पॉडकास्ट इज कि अगर आप एजुकेशन में हैं, ठीक है, या आप पेरेंट हैं, या आप एक ट्यूटर हैं, और अभी तक आपने बच्चे को क्लास 3 ऑनवर्ड्स, क्लास 3 ये लॉक कर लीजिए, बच्चे को परप्लेक्सिटी यूज़ करना नहीं सिखाया,
तो आपने उसके ऊपर जुल्म किया। जुल्म कर दिया। ठीक है। जिस बच्चे को परप्लेक्सिटी यूज करना नहीं आपने सिखाया, आपने उसको तबाह कर दिया। तबाह कर दिया। परप्लेक्सिटी में 3 चीजें होती हैं। आपने बीज लिखा ना, ठीक है। बीज, पहले तो वो आपको बताएगा कि बीज के हवाले से यूट्यूब में ये पढ़ा है, सही, ये रिसर्च के पेपर पढ़े हैं, ये ब्लॉग्स पढ़े हैं, ये एक लिस्ट दे दी। ये नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, वो आपको बीज के हवाले से एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उस सब की सम अप करके अपनी देगा। ये नंबर 2। नंबर 2। और नंबर 3, वो क्या करेगा, 5 सवाल जनरेट करेगा बीज के हवाले से, खुद सेल्फ। ओ हो। ठीक है। हा। सबसे मजे की चीज तो वो होती है, ठीक है। वो उसका चस्का यकीन जाने बड़ा हो या छोटा हो, वो किसी वर्ड के ऊपर ना, ठीक है ना। ये मसलन मिसाल के तौर पे मैंने लिखा आपके पाँव का अंगूठा, ठीक है। पाँव का अंगूठा उसमें लिखा। अब उसने कहा जी पाँव का अंगूठा जो होता है ना, वो उसके ऊपर ये रिसर्च YouTube है, की ये रिसर्च। YouTube के है, ठीक है। इसकी पेडिक्योर यूं होती है, आपके पाँव के अंगूठे में ना आपके इतने ऑर्गन्स का एंड पॉइंट यहाँ है, मसाज इसका यूं होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाना हो तो यूं करो, लो हो तो अंगूठे को यूं करो। उसने ये बताया, बता दिया। उसके बाद उसने आपको कहा कि अंगूठे के हवाले से 5 सवाल जनरेट करें। जानवर के और इंसान के अंगूठे में क्या फ़र्क होता है, शुगर वाला अंगूठा कैसा नज़र आता है, अंगूठे का जो नेल है सही, उसको कैसे स्टडी करते हैं, अगर जिस्म में कैल्शियम की कमी हो गई है तो अंगूठा कैसा नज़र आएगा, अगर जिस्म में आयोडीन की कमी हो गई है तो अंगूठा कैसा नज़र आएगा। ये सवाल उसने आपको दे दिए। ये तो अमेज्ड हो गया बिल्कुल ही कि आप खुद सोच नहीं सकते, तो अगर वो सोच के भी दे रहे कि ये सवाल भी हो सकते हैं। अच्छा, इसको आपने कभी कंपेयर करने की देखा है कि गूगल पे भी वो सजेशंस के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं उसके, और इसमें आपने एनालाइज, फर्क है, वो और चीज़ है, ये और चीज़ है। वो बेसिकली वो डेटाबेस से उठा के ला रहा होता है, खुद सेल्फ क्रिएट, एजुकेशनल होता है, ये सेल्फ क्रिएट करके दे रहा होता है। जी। इसके अलावा कोई अगर सॉफ्टवेयर आपके पास कोई यूटिलाइज कर रहे हो तो बताएं। देखिए, ये तीन ही हैं बेसिकली ना, चैट जीपीटी और जेमिनी और ये परप्लेक्सिटी, ये 3 यही है बेसिकली। ये उसमें ज़्यादातर रेशियो जो है ना हमारा, वो चैट जीपीटी पे होता है, क्योंकि वो एनालिटिकल है और चीज़ें उसके पास, उसके जो पैरामीटर्स हैं ना वो बड़े हैं। अब वो इस वक्त छोड़िए, पैरामीटर की बहस को बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन उसके पैरामीटर बहुत बड़े हैं। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि उसका नॉलेज करंट नहीं है। यहाँ आपको बहुत डेप्थ नहीं चाहिए, डेप्थ पैरामीटर मतलब डेप्थ, गहराई, ठीक है, आम लोगों के लिए। तो पैरामीटर अगर आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, गहराई नहीं चाहिए, लेकिन आपको करंट चाहिए, तो आप जेमिनी पे चले जाए। सही। और अगर एजुकेशनल एंगल से आप चीज़ों को लेना चाह रहे हैं, ब्रॉड इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो परप्लेक्सिटी पे चले जाए, वहाँ से आपको एजुकेशन बेसिस की सारी। हो। फिर मैं क्या, एक दफ़ा फिर बोलने दें, इजाज़त है? जी बिल्कुल। अगर एजुकेशन में एज अ पेरेंट, एज एन एजुकेशनिस्ट, आप अपने बच्चों को क्लास 3 ऑनवर्ड परप्लेक्सिटी पे नहीं लाए, तो आप उनके साथ शदीद जुल्म कर रहे हैं, जिसके लिए आप जवाबदेह होंगे। और ये तो स्टूडेंट के लिए हो गया। अगर मैं इसको और मैं अपना एड ऑन दे दूं, तो अगर जो आम फील्ड के लोग हैं वो चैट जीटीपी यूज़ कर रहे हैं ताकि उनकी लाइफ थोड़ी सी और थोड़े बहुत क्वेश्चन आते रहें, लेकिन जिसको थोड़ा सा स्पार्क चाहिए वो जेमिनी की साइड पे चले जाएं कि थोड़ा सा वो डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन लेके आता है उनके पास, अपने गूगल से इंस्टेड के वो जेमिनी यूज़ करने के, वो ज़्यादा आई थिंक बेहतर और समराइज रिपोर्ट लेके आता है। अब जेमिनी की ऐप आ गई ना, तो वो गूगल और AI को उन्होंने मिक्स कर दिया है। तो वो जेमिनी की आप ऐप ले लें, तो उसमें गूगल भी है और AI भी है, और वो उसको ज्वाइन करके चला रहा होता है। मैंने आपकी वेबसाइट पे देखा था कि आप मतलब काउंसलिंग भी कर रहे हैं लोगों की, ये चीज़ हमारी शायद रह गई, तो वो किस तरह के लोगों की कर रहे हैं, मतलब उसकी कोई एज लिमिट है? नहीं, हम देखिए जो क्लास 6 ऑनवर्ड जो बच्चे हमारे पास आते हैं ना कि भाई हमें क्या कैरियर लेना चाहिए, तो फिर हम उनको पहला चीज़ तो ये करते हैं कि एक वेबसाइट है personalitymax.com, ठीक है, वहाँ पे फ्री में आप अपना कैरियर काउंसलिंग का रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है। तो जब आप वहाँ जाते हैं, कोई 85 क्वेश्चंस होते हैं, वो करने में आपको 45-50 मिनट्स लगते हैं। पर्सनैलिटी ट्रेट की बात करें आप, आई थिंक वो एक पर्सनैलिटी ट्रेट की, ठीक है, कि भाई आपको अपनी पर्सनैलिटी से मुताबिकत रखते हुए कौन सा कैरियर लेना चाहिए। ठीक है। तो जब आप वहाँ से अपनी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगा लेते हैं, तो वो एक रिपोर्ट जनरेट करता। सही। तो वो रिपोर्ट जो है ना, वो फिर स्टूडेंट्स हमें भेजते हैं, हम उनको बताते हैं कि भाई इस बेस पे आपको इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन क्या बनना चाहिए ना। लेकिन अब काम और आसान हो गया है। अब हम वो ग्राफ जब वो लेते हैं ना उस बच्चे से,
तो वो हम डालते हैं एआई में, सही। और एआई से पूछते हैं कि इस पर्सनालिटी के साथ मेरे लिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5 कौन से कैरियर होने चाहिए, तो वो हमसे बेहतर जवाब देता है। और ये चीज़ हम स्कूलों को सिखा रहे हैं, मदारिस को सिखा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ को सिखा रहे हैं। ये 2 स्टेप ऑपरेशन कि पहले पर्सनालिटी ट्रेट का अंदाज़ा लगाए, जो रिजल्ट आए, जो ग्राफ आए, वो कैसे उठा के एआई में डाल के उसको प्रॉम्प्ट करना है, तो बच्चे का कैरियर निकालना है। और हज़ारों बच्चे जो है ना इस वक्त वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और प्रॉम्प्ट आप प्रोवाइड कर रहे हैं? प्रॉम्प्ट हम कर, ये पूरी ट्रेनिंग हम देते हैं। लेकिन ये 6 क्लास तक के बच्चे होने चाहिए? मतलब 6 से ऑनवर्ड? 6 से ऑनवर्ड कोई भी आ सकता है? कोई भी। जो लोग एमबीबीएस कर रहे थे तो उन्होंने छोड़ा बीच में एमबीबीएस। जब उनका ये हुआ ना, तो जब मैंने उनको बताया ना कि आपका कैरियर तो ना ये है, उन्होंने कहा सर मैं हमेशा से इसमें इंटरेस्ट लिया है, लेकिन किसी ने मुझे ये बताया नहीं, तो मुझे अपने ऊपर यकीन नहीं था, और उन्होंने वो छोड़ा। और 5 साल के बाद भी मुझे ना लोग कॉल करते, सर वो जो उस दिन आपने मेरी कैरियर काउंसलिंग की ना, आज मैं हैप्पी भी हूँ और सक्सेसफुल भी हूँ, क्योंकि आपने उसको बता दिया कि दिस इज द डायरेक्शन फॉर यू। इसमें पर्सनल डेवलपमेंट में भी हेल्प आउट करते हैं आप? बहुत ज़्यादा, इसमें तो बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। मैं चाहता हूँ इस पर थोड़ा डाइव इन करें। हमारा आज पहले इस टॉपिक ही यही सिलेक्ट किया था, लेकिन ये कहीं इधर उधर रह गया है। देखिए पर्सनल डेवलपमेंट जो है ना, सेल्फ डेवलपमेंट, वो उसको आजकल नाम दिया गया है लाइफ स्किल्स का। ठीक है, लाइफ स्किल्स बोलते हैं। पहले तो हम इम्पोर्टेंस पे आते हैं कि पर्सनल डेवलपमेंट जो अब जैसे हमारा कल्चर के हिसाब से देखिए, हम सुबह जॉब पे जाते हैं, आते हैं, काम करते हैं, रूटीन, और उसी रूटीन साइकिल में सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ उसकी इंपॉर्टेंस बताएं। बहुत सारे लोगों को तो पर्सनल डेवलपमेंट या पर्सनल स्किल्स, लाइफ स्टाइल का ही आइडिया नहीं होता कि वो उसके ऊपर वो काम करें, या तो उनकी लाइफ इतनी बिजी है या तेरा टाइम नहीं है। तो पहले तो मैं चाहता हूँ इसकी इंपॉर्टेंस पे बात करें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसको क्यों डेवलप होना ज़रूरी है। देखिए पहले तो इसके लिए ना हमें समझना पड़ेगा कि लाइफ बजाते खुद क्या है। सही है। जब तक आप लाइफ का पर्सनल व्यू चेंज नहीं करेंगे ना, आप पर्सनल डेवलपमेंट को नहीं समझ सकते, नंबर 1। और जब आप लाइफ को समझ जाए ना, तो फिर आपको दुनिया समझनी है कि दुनिया क्या है। सही। जब जिंदगी और दुनिया ये 2 चीज़ें आप नहीं समझेंगे ना, आपको कुछ भी, आप समझिए आप टोटल वेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो लाइफ जो है ना, जिंदगी, वो है ही ये, अच्छा नहीं, लाइफ जो है ना, जिसको हम लाइफ कहते हैं, तो लाइफ एक्चुअली क्या है? लाइफ एक्चुअली वो लेगेसी है जो आप मरने के बाद छोड़ते हैं। तो लाइफ, आपकी जो लाइफ है ना, वो बेसिकली वो लाइफ है जो मरने के बाद शुरू होती है। ठीक है, क़यामत में ऊपर की बात नहीं कर रहा, मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेगेसी की। वो क्या कि जब आप मरेंगे, सही, तो आपके मरने के कितने दिन बाद तक लोग आपको याद रखेंगे, वो लाइफ है। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि आप भले बहुत सारा पैसा बना लें, 11 मिनट तक बस नॉर्मल जो टाइम एवरेज है वो आपकी कवर पे खड़े होते हैं। एवरेज में बता रहा हूँ, कुछ आधे घंटे भी होते हैं, फट्टा शुरू हो जाता है। उसके बाद फट्टा शुरू, सब अपने घर में आके यार वो, और उसमें से बड़ा बेटा कहता है कि हाँ, अब्बा ने वसीयत लिख देते, हाँ, सारा काम तो मैंने अब्बा के साथ किया था, ये सारे भाई जमा हो गए। हाँ। छोटा भाई कहता है कि अब्बा ने किया ही क्या हमारे लिए। वो और इसमें से एक और भी आता है आजकल, तो देखा, एक बंदा पहले से डॉक्यूमेंट लेके आ जाता है, अब्बा मेरे नाम पहले ही करके चले गए थे, वो पहले से तैयार बैठा होता है। तो पहली बात कि लाइफ समझ लीजिए कि क्या है। सही। लाइफ वो है ही नहीं जो आपकी अभी है। लाइफ वो पीरियड है जिसमें आप, कि जिस पीरियड में लोग आपको दुनिया में याद रखेंगे। ऊपर की कहानी अभी रहने दें, वो छोड़ दें, वो मौलवी साहब हमें बहुत पढ़ा चुके हैं और हमारी समझ में नहीं आके दिया, उसको साइड पे करते। तो अगर आपने एक बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी की और 3 महीने के बाद किसी को आप याद नहीं, कोई ऐसे ड्राइंग रूम में बैठ के जिक्र नहीं कर रहा कि यार उस बंदे ने जो काम कर छोड़ा ना यार, तो आपकी कोई लाइफ नहीं, कोई लाइफ नहीं है। चाहे आप 90 साल के जिए, आपकी कोई लाइफ ही नहीं है। पहले तो ये विजन जो है ना क्लियर होनी चाहिए कि लाइफ वो होती है जो मरने के बाद लोगों की याददाश्त में आप रहते हैं ना, लाइफ उसको कहते हैं। दैट्स नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, दुनिया। देखिए दुनिया का ये पर्पस नहीं है कि आपको एंटरटेन करे, आपको फन दे, आपको एंजॉय कराए। दुनिया इसलिए बनी नहीं है। ये पाकिस्तानी कौम ये अपने जहन से बड़ी मेहरबानी होगी इसको निकाल लें।
हमारे तो दिमाग में ये कि एंटरटेनमेंट, फन, और जब वो दुनिया हमें किसी टाइम पे ये 3 चीज़ें नहीं देती ना, एंटरटेनमेंट, फन, जॉय, तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। हम समझते हैं हमें हमारे साथ चीट हो गया, हमारे साथ धोखा हो गया, क्योंकि जिस पर्पस से मैं इस दुनिया में भेजा गया था ना, वो मुझे मिल ही नहीं रही। फिर हमें होती है एंग्जाइटी, फिर हमें होता है डिप्रेशन। दुनिया जो है ना बेसिकली वो एक चैलेंज है, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनी हुई। दुनिया ने जो आप पे थ्रो करने हैं ना, वो एंटरटेनमेंट नहीं थ्रो करने कि ले बेटा आज ये खा ले, ये ले कपड़े आज ये पहन ले, आज फलां जगह चला जा, आज ये पार्टी कर ले, ठीक है, आज चल एक और एंटरटेनमेंट है, बकरीद में तेरे लिए फेंक रहा हूँ दुनिया, सही है, आपको कह के फेंक रही हूँ, अब जा तू एक नया बकरा ले आ, वो गलियों में घुमा। सही है। हाँ, अल्लाह ने दुनिया एंटरटेन करने के लिए नहीं बनाई, अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है हमारी तरफ चैलेंज फेंकने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये बड़ा मज़े का प्रॉब्लम है। मैं यूँ करके वेट कर रहा हूँ कि मेरे पे ना कोई तफरीक आएगी, मेरे ऊपर चैलेंज आ रहा है, और मैंने कभी सोचा ही नहीं कि दुनिया तो चैलेंज के लिए बनी है। वैसे कुरान हम पढ़ी जा रहे हैं, कुरान की आयत है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, कि इंसान को चैलेंज फेस करने के लिए पैदा किया। लक़द ख़लक़ना, बेशक इंडीड, ख़लक़नल इंसान, हमने इंसान को बनाए इसलिए, फिर कबद के वो चैलेंज आए और उन चैलेंजेस को फेस करें। बिल्कुल ऐसे ही, ये कभी किसी ने बताया ही नहीं हमें। तो अब हमारा प्रॉब्लम ये है पूरे पाकिस्तानी कौम का कि हम बैठे हैं ऐसे करके ना और वेट कर रहे हैं कि कोई नई एंटरटेनमेंट आए, कोई मुझे फ़ोन करे और फ़ोन करके कि अबे आ जाना यार, फलां जगह चलते हैं, वहाँ की निहारी, अबे यार निहारी है उसकी कोई, और मैं इस इंतज़ार में बैठा हूँ ना, और मुझे फ़ोन आ जाता है भाई का, भाई नुकसान हो गया यार, एक मसला है, एक चैलेंज है। मैं तो इसके लिए मेंटली तैयार ही नहीं। और फिर वो उसके लिए बोलेगा यार ये साले हमारे साथ ही आते हैं, हमारे साथ ही होता है भाई। दुनिया तो डिज़ाइन ही चैलेंज के लिए हुई है, एंटरटेनमेंट के लिए तो हुई नहीं थी। तो अब आपने चैलेंज फेस करना है, और फेस भी इस तरह करना है कि मरने के बाद वो जो आज आप चैलेंज फेस कर रहे हैं ना, आपकी लेगेसी बने, उसका इम्पैक्ट रहे, उसका इम्पैक्ट रहे, उसका इम्पैक्ट रहे भाई, उसका इम्पैक्ट रहे। हमने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं। हमें यह है कि बस मैं एंटरटेन हूँ, अभी हूँ, तफरी आए, मज़ा आए, मैं चिल करूँ, इतना सा विजन है हमारा, इतना छोटा सा ना। अब ये सारा जो माइंड सेट है ना कि लाइफ को आप चैलेंज लें और लेगेसी पे काम करें, तो इसके लिए आपको अपनी लाइफ स्किल्स बिल्ड करना पड़ती हैं। ये 34 लाइफ स्किल्स हैं, इसको 4H मॉडल बोलते हैं। 34 लाइफ स्किल्स 4H मॉडल। 4H मॉडल, ये आप नेट पे सर्च करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये 34 लाइफ स्किल्स हैं जो बचपन से आपने किसी बच्चे की बिल्ड करनी है। अल्लाह के नबी की पूरी ज़िंदगी जो है ना, वो इन 34 लाइफ स्किल्स के अराउंड थे, वो इसका नमूना थे। हम कहते हैं नमूना, भाई अल्लाह के नबी असवल हुस्ना और ये और वो सब कुछ है ना, उनसे पूछो ये किस किस चीज़ के मॉडल थे। बड़े अच्छे शोहर थे, अच्छा एक हो गया, सही। और क्या थे, बड़े अच्छे बाप थे, 2 हो गए, और आगे चलो, बड़े अच्छे जर्नल थे, 4 पे हम ख़त्म हो जाते हैं। दुनिया ने उनकी पर्सनालिटी को 34 एंगल से सर्च किया है और कहा है 34 एंगल से मॉडल थे, और ये वो 34 चीज़ें हैं जो इंसान को आज ज़रूरी हैं लाइफ में कामयाब होने के लिए। तो लाइफ बेसिकली ये है कि आपके अंदर लाइफ स्किल्स हो सदाकत के लिए, इकबाल कहते हैं, हो सदाकत के लिए, जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पे करे खाकी में जहाँ पैदा करे। पे करे खाकी यानी मट्टी का जो है जहाँ पैदा करे, अपने अंदर लाइफ स्किल्स पैदा करे। अच्छा, 34 स्किल्स पे ना एक सवाल बनता है। अगर मैं एक बुक था जिसमें 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में, उसने जो हैबिट बताई हैं उसने वो 7 बताई, लेकिन अभी आपने इसमें कॉन्फ्लिक्ट कर दिया, 34 कर दिया। उसने उनमें से जो शॉर्ट लिस्ट किए हैं ना, हाँ, उन 34 ज़ाहिर 34 बहुत ज़्यादा है, तो उसने उसमें से 7 निकाल के कर दिए। उसी के अंदर उसने फ्रेंड्स फैमिली डाल दिया और उसके अंदर उसे रिलेशनशिप कर दिया। इसमें कोई आपके पास कोई आइडिया कि कुछ ऐसी स्किल्स अगर आप बताना चाहिए जो उसने ना बताई हो, कुछ ऐसे कुछ अगर? देखिए, उसने उसमें एम्पैथी नहीं बताई, प्लानिंग नहीं बताई, उसने उसके अंदर कम्युनिकेशन नहीं बताई, लीडरशिप नहीं बताई, उसने बहुत सारी नहीं बताई, वो हमें फिर फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। नहीं ये तो आप लीडरशिप लाया था, वो 8 हैबिट में लेके आया था लीडरशिप। 8 हैबिट सेकंड कुछ भी नहीं करना, 4H मॉडल कर लीजिए, लाइफ स्किल्स 4H, ठीक है। ये जो लाइफ स्किल्स है ना, बेसिकली ये 4 डोमेन्स में,
ठीक है, एक है हमारे हार्ट से रिलेटेड, ठीक है, ठीक है, जिसमें हमारा करेक्टर आता है, जिसमें एम्पैथी आती है, जिसमें हेल्थी लाइफस्टाइल आता है, एक हार्ट से रिलेटेड। एक हमारे माइंड से रिलेटेड है, जिसमें हमारी इमेजिनेशन आती है, जिसमें हमारी कम्युनिकेशन आती है, प्लानिंग आती है, ये सब आती है। एक हमारी हेल्थ से रिलेटेड है कि हम हेल्थी कितने, ये एच हो गया ना, तीसरा एच हो गया, सारा एच है ना, हार्ट का एच, हेड का एच, और हेल्थ का एच, और चौथा है हैंड का एच। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, हाकी अपनी फितरत में। तो ये 4 एच हैं, जिसके अंदर 4 एच ये मॉडल कहलाता है, जिसके अंदर 34 लाइफ स्किल्स को बिल्ड किया गया है। पूरी दुनिया अपने स्कूल्स में अपने बच्चों की ये लाइफ स्किल्स, 4H लाइफ स्किल्स बिल्ड कर रही है। ये बच्चों के काम आएगी। हम रट्टे लगवा के उनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं, हम परसेंटेजों के चक्कर में पड़े हैं, और वो बच्चे परसेंटेजें लेके विदाउट लाइफ स्किल्स रियल वर्ल्ड में जा रहे हैं। आगे से उनके लिए अपॉर्चुनिटी कोई नहीं, तब अपने हाथों से ऐसे गला घूंट रहे हैं अपने बच्चों का। और इसी वजह से ज़्यादातर जो हम कंपटीशन में रहेगा इंस्टेड की क्रिएटिविटी की तरफ जाए। एग्जैक्टली, क्रिएटिविटी में कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि उसमें कंपटीशन ही तो एक बिल्कुल अलग ही जाता है, अलग चीज़। सवाल मेरा ये है आपसे, आजकल हमारे यहाँ नेटवर्क बिल्ड हो रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। ज़्यादातर लोग एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं एंड देन वो नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। क्योंकि आपका एक एक्सपीरियंस रहा इन द पास्ट, आप लोगों से जाके मिले और आपने फिजिकली नेटवर्क बिल्ड किया है। तो व्हाट डू यू थिंक इन द प्रेजेंट सिनेरियो कि क्या अच्छे कनेक्शंस हैं, मतलब इसकी अगर वेटेज दें तो आपको क्या लगता है कि फिजिकली ज़्यादा बेहतर नेटवर्क बनता है, या ऑनलाइन भी हम अगर उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट बनते हैं और वो फ्रेंड बन जाता है, वो हमारा फ्रेंड की वो वैल्यू में आ सकता है, दोबारा का भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है? देखिए, मुझे नहीं लगता। ठीक है, हाँ, मेरे ज़ाहिर है बहुत फॉलोअर्स हैं ना, टिकटॉक पे भी और यूट्यूब पे और इस पे भी, फेसबुक पे भी। मुझे नहीं लगता कि अनलेस कि आपने कोई बिज़नेस करना है और कोई एक बड़ा ख़ास मैसेज है जो आपको लगता है कि सोशल मीडिया से थ्रू होता है, या फिर सोशल मीडिया के जो फ्रेंड्स हैं आप उनको शॉर्ट लिस्ट करके फिजिकली उनके साथ कोई ग्रुप बना के। देखिए, आप माशाल्लाह 2-3 बिजनेस कर रहे हैं, अभी आप बता रहे थे। आप में से इनमें कितने बिजनेस हैं जिनके साथ आप टोटल फेसबुक पे हैं, आप उनके साथ फिजिकली काम कर रहे हैं ना। ठीक है, तो हमारे यहाँ बहुत से नौजवान जो है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लॉपसाइडेड हो गया। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है लॉपसाइडेड तो होता है, लेकिन हमारे यहाँ को ज़्यादा ही हो गया। इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे रिलाई कर रहे हैं ना कि वो, और मैं बहुत अच्छे लोगों को देखता हूँ कि जिनकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है और उन्होंने बड़ा बूस्ट करते हैं जी हमारे मिलियन फॉलोअर्स, तो ये फॉलोअर, और उनकी कोई बड़ी अच्छी बात भी हो ना तो नीचे लाइक देखो तो 4, शेयर कोई नहीं। भाई, आप किसी के फ़ैन हैं और उनकी बातें आप आसमान से मिला रहे हैं, तो आप उनकी बात को लाइक तक तो करते नहीं, शेयर तो करते नहीं। कभी मैं आपसे मिलूं तो आप कहते हैं कि ये फ़लाँ फ़र्द तो मैं उनको फॉलो करता हूं, तो मैं फिर उसको बात जहन में बैठा लेता हूं। अगली दफ़ा वो बंदा पोस्ट लगाता है ना, तो मैं ऐसे कि वो फ़लाँ बनाता है, अब्दुल हादी मिला था, ज़रा देखूं तो इसने इनकी ये लाइक भी की है कि नहीं की। नहीं, कुछ भी नहीं। और वो अपने इस जाम में है कि मेरे 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो ये कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ना कागज़ का ना एक बहुत बड़ा एक फोम का एक बहुत बड़ा सा कोई हवा सा कर रहा है ना, जिन बना हुआ है। आपका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहा है अनलेस कि आप उसमें से कोई वैल्यू निकाल रहे हैं। वैल्यू अगर आप नहीं निकाल रहे ना सोशल मीडिया से, तो आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आपको सोशल मीडिया को ट्रांसलेट करना, कन्वर्ट करना फिजिकल में, ताकि आप लाइफ में सस्टेन भी तो करें ना, आपका कोई काम भी तो हो, कोई आपकी इनकम जनरेशन हो, कोई आपका इम्पैक्ट हो, कोई लेगेसी भी तो हो ना। सही। ये खाम खा का ये डजंट वर्क दिस वे। कोई ऐसी एडवाइस जो आपको मिली हो ज़िंदगी में जो आप शेयर करना चाहते हो उनसे कि दिस वाज द एडवाइस दैट टाइम मुझे मिली, जो मेरी लाइफ को थोड़ा चेंज हो गया? देखिए, मेरे पास ये बहुत की सवाल है, बहुत सादा सवाल है। मेरे पास जो है ना, वो इकबाल जो है ना, वो बस ज़िंदगी की सबसे बड़ी एडवाइस है। ठीक है। और वो जिस दिन भी आप जो घंटे भी आप उसको पढ़ेंगे ना, उठाएंगे, तो आप उसको उसमें से एडवाइस, ये आपकी यहाँ किताब पढ़ी थी जी। तो आप भी लोग तैयारी कर रहे थे, तो मैंने ऐसे इसको खोला, तो उसका एक शेर जो भी है ना, वो एडवाइस है। आप इकबाल, आप किसी से एडवाइस मत मांगे, ठीक है? ठीक है। अब ये देखिए, ये पहला है ना, ये पहला शेर इकबाल का है ना। ठीक है। ये वो क्या है अपने बारे में रहा है, ये
ये मेरा ख्याल है शिकवा या जवाब शिकवा किसी एक का शेर है ना, शिकवा का शेर है। हाँ, यही एडवाइस है। अजमी खुम है तो क्या, मैं तो हिजाजी है मेरी, नगमा हिंदी है तो क्या, लय तो हिजाजी है मेरी। ये बस एडवाइस है। ये जो हम इधर उधर आए बाएं शाएं घूमते हैं ना एडवाइसों के लिए, ये बंद कर दें। इकबाल को उठा लें और उससे एडवाइस लें। तमद्दन आफरी खल्लाक़ आइन जहाँदारी, वो सहराए अरब यानी शतरबानों का गहवारा। ये जवाब शिकवा का शेर है। ये देखिए, ये नज़म है शायर और खिज़र। ये आप ये नज़म पढ़ें। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो शायर है ना वो इकबाल खुद है, उसको खिज़र मिल जाते हैं कहीं ना, वो उनसे एडवाइस लेता है। सही। तो आप मुझसे एडवाइस ना लें। आप ऐसा करें जो इकबाल ने खिज़र से एडवाइस मांगी है ना, ये खिज़र, ये उसका जवाब है। ये आप पढ़ लें और इसका तर्जुमा, और फिर AI यूज़ कर लें, इसको AI में डाल दें। और रेहान भाई ने बनाई है इकबाल AI ना। अच्छा, वो बनाई है? हाँ, rehan.com पे आप वो ले लें और ये उसमें डाल के कहें इसका मुझे तर्जुमा समझा दो। और ये जो खिज़र एडवाइस दे रहा है ना, वो पढ़ ले। आप इधर उधर ना मारे फिरे। और ये देखिए, ये पेज नंबर है 16। ये 16 पे मैंने आपको 3 एडवाइसेस दी हैं आपकी यहाँ से किताब उठा के। और इसमें टोटल पेजेस जो है ना वो ओहो 147 पेज है। पेज नंबर अगर पॉसिबल होगा तो हम इसका स्क्रीनशॉट लगा देंगे ताकि अगर किसी और नहीं पढ़ना हो। जिंदगी कुछ और शय है, इल्म है कुछ और शय। जिंदगी सोज़े जिगर, इल्म है सोज़े दमाग। इल्म में दौलत भी है, कुदरत भी है, लज्जत भी है। एक मुश्किल है कि हाथ आता नहीं अपना सुराख। बस ये एडवाइस है। दौलत भी है और इज्जत भी है। देखिए, इल्म के अंदर ही बताया, और कितना प्यारा शेर था इस पे। एक मुश्किल है कि और हालांकि हम पैसे के लिए भागते रहते हैं, और इन्होंने उस वक्त बात बता दी थी इस पे हम पैसे के लिए भागते रहते हैं, इल्म के लिए नहीं भागते। और ये हमारी पॉडकास्ट भी आज पूरी इसी सिनेरियो में थी। हमने कोशिश की इसको समराइज़ करते कि हमने ट्रैवलिंग से भी इल्म कैसे हासिल कर सकते हैं, बुक से, पॉडकास्ट से, सारा हमारा डिस्कशन रहा। एंड में कोई आप हमारे व्यूवर्स को मैसेज देना चाहें? इकबाल पढ़े। ये शॉर्टकट में आपने मैसेज दे दिया। नहीं, शॉर्टकट नहीं है, ये बहुत गहरा मैसेज है। नहीं तो अब इसमें AI भी तो इंक्लूड कर सकते हैं। देन AI की मदद से इकबाल पढ़े। इकबाल को समझना मसला था ना, वो AI ने हल कर दिया। इकबाल का शेर उसमें टाइप करें, कहीं मुझे इसको एक्सप्लेन करो। इल्म में लज्जत भी है, कुदरत भी है, दौलत भी है। एक मुश्किल है कि हाथ आता नहीं अपना सुराख। उससे पूछें AI से कि इकबाल ने कहा है कि एक मुश्किल है कि हाथ आता नहीं अपना सुराख। ये अपना सुराख क्या होता है? बस वहाँ से आपका जर्नी शुरू हो जाएगा। और यही हमारी आज की एडवाइस है। थैंक यू सो मच। आज का आपके साथ बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। मैं तो चाहता था कि और आपसे बहुत सारे सवाल करूं, पर आप मेरे साथ बैठने को तैयार नहीं। लेकिन अगर इंशाल्लाह दोबारा मौका मिला तो मैं आपको दोबारा कॉल ज़रूर करूंगा। और हमारे पास अगर कमेंट्स आते हैं कि आपको दोबारा बने तो आप वो कमेंट्स देख के ज़रूर आइएगा। चलो, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।